12 जनवरी 2023 का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कल वाले टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे, फिर आज वाले टॉपिक्स में कुछ मेजर हाइलाइट्स देखेंगे, कुछ टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। एडिटोरियल्स कल वाले भी 2 पेंडिंग थे और कुछ आज के भी हैं, उनको भी कवर करेंगे। एंड बिल्कुल लास्ट में हम लोग जो अपना एथिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हम लोग आज से 2014 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कल तक हम लोगों ने 2013 का पूरा पेपर सॉल्व कर लिया था। स्टार्ट करते हैं अब कल वाले टॉपिक्स का, यानी कि 11 जनवरी के टॉपिक्स का रिवीजन। कल हम लोगों ने बात की थी कि यूएस का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उन्होंने रिसेंटली अल्जाइमर को लेकर के एक ड्रग डेवलप की थी, तो उसी पर ही चेक किया जा रहा है कि वो यूज़फुल होने वाली है या नहीं। अल्जाइमर के अंदर ना बेसिकली हमारे जो मेमोरी का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। अफ्रीका के अंदर एक कॉन्सेप्ट पे काम किया जा रहा है जहाँ पर मिनी ग्रिड्स का प्लान किया जा रहा है। तो मिनी ग्रिड्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हमारे ग्रिड्स लगे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उसके कुछ मिनी वर्जन्स किए जा रहे हैं जिनको नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट नहीं किया जाएगा, और उसका कुछ एम है, उन लोगों ने कुछ प्रोजेक्शंस किया हुआ है। ओजोन लेयर की रिकवरी हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है कि जो 1980s की हमारी वैल्यू थी, जिस तरीके से जब से हमारा ओजोन होल बनना स्टार्ट हुआ था, तो उसकी फुली रिकवरी 2066 तक हो जाएगी अंटार्कटिका में, 2045 तक आर्कटिक में, और 2040 तक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। देन इसमें स्ट्रेटोस्फेरिक एरोजोल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें कि आप देखोगे कि ये पैराशूट वगैरह की हेल्प से इसमें जियो इंजीनियरिंग की एक टेक्निक होती है। एंड इसमें कैनन की हेल्प से सल्फेट पार्टिकल्स को स्प्रे किया जाता है, उससे सनरेज होती है ना, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं वापस। देन हम लोगों ने कल बात की थी यूनियन कार्बाइड वाला जो इशू था, गवर्नमेंट ने बात की थी कि हम लोगों को और भी $470 मिलियन के आसपास रिक्वायरमेंट है। तो वी टॉक्ड अबाउट दिस 1984 में किस तरीके से मिथाइल आइसोसाइनाइड की गैस लीक हो गई थी भोपाल के, मध्य प्रदेश के भोपाल में। ये यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की एक फैक्ट्री लगी हुई थी वहाँ पर, तो काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ था। एंड उसके कारण कंजेंशियल मेलफॉर्मेशंस, यानी कि जो बच्चे का जन्म होता है ना, वही एकदम मेलफॉर्मेशंस में होता है, वो उसके पहले से प्रॉब्लम होती है बॉडी में। गवर्नमेंट ने काफ़ी रिस्पॉन्स भी दिया था और अभी रिसेंटली इसको लेकर के दोबारा से ऑब्जेक्शंस किए जा रहे हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस सिक्योरिटी पटिशन के बारे में, इसका ओरिजिन कैसे हुआ था। आज भी सिक्योरिटी पटिशन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है, बट हम लोगों ने टॉपिक कल कवर कर लिया था। जोशीमठ का जो क्राइसिस हुआ था लैंड सब्सिडेंस का, उसके ऊपर भी हम लोगों ने कल देखा था कि हाउ इट ऑल हैपेंड। ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने वाला जो नेशनल हाईवे होता है, वहाँ रास्ते में पड़ता है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एंड जो विष्णुप्रयाग का एरिया है उसके आसपास में ये, तो नीचे की ज़मीन जो है वो थोड़ी सी नीचे को बैठ गई है, और यहाँ पर पहले लैंडस्लाइड वगैरह भी हुए थे। जोग्राफिकल तरीके से देखा जाए तो आसपास के एरिया में रिवर्स भी फ्लो करती हैं, और अगर इस ऐसे एरियाज़ में कभी ऑयल वगैरह एक्सट्रैक्ट करना हो, नीचे से गैसेस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो पूरा जो लैंड होता है ना वो नीचे से होलो हो जाता है। तो काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, उनके कारण भी ये सब चीज़ें होती रहती हैं। ये टॉपिक आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा समझना पड़ेगा, और इसमें NDMA की जो गाइडलाइंस होती है ना, वो आपको अलग से पढ़नी पड़ेंगी। गाइडलाइंस पर पहले क्वेश्चंस आपके मेंस में आ चुके हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट द एसिड अटैक। कल हम लोगों ने इसका टॉपिक में कुछ डिटेल से NCRB का डेटा रिवाइज किया था। ब्लैक बक, ये जो काला हिरन होता है, ये किस तरीके से सर्वाइव करता है। ब्लैक बक जो है ये इंडिया के अंदर बेसिकली राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन रीजन्स में पाया जाएगा। इंडिया में नॉर्थ, साउथ और ईस्ट में पाया जाता है। तो रिसेंटली एक स्टडी की गई थी, तो पता चला था कि जो साउथ वाले थे ना, वही जनरेशन जो थी ना वो ईस्ट की तरफ मूव करके गई थी, और ये लोग अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो मेल ब्लैक बक होता है ना, वो काफ़ी डिस्टेंस तक ट्रैवल करता है, जिसके कारण उनका जीन का जो फ्लो होता है ना वो मेंटेन रहता है। तो IUCN में ये लीस्ट कंसर्न पे है, एंड इंडिया में ये काफ़ी जगह पर पाया जाता है। इसके अलावा बारासिंगा भी होता है, नीलगिरी ताहर होता है, सांबर है, चीतल है, हिमालयन सीरो, बार्किंग डियर भी होता है, तिब्बतन एंटीलोप भी होता है। फिर गवर्नमेंट ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर भी वर्ड सेंटर नहीं मेंशन्ड है, एंड हर जगह पर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे उन्होंने यूनिटी की बात की थी, यूनियन ऑफ द स्टेट्स की। तो आर्टिकल 1 भी हमारा यही कहता है, इंडिया दैट इज़ भारत इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो इसी को लेकर के तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड का इस्तेमाल बंद कर देंगे अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशंस में, और उसकी जगह पर यूनियन गवर्नमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो एक तरीके से अच्छा स्टेप है टू रीगेन द कॉन्शियसनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोगों ने इसी में बात की थी कि अम्बेडकर जी का क्या कहना था, अम्बेडकर जी ने भी क्या स्टेप लिए थे, बिकॉज ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन हम लोगों ने बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ना जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है उसके सेक्शन 6 को लेकर के कुछ उसको चेक करने की बात की थी। एंड फिर हम लोगों ने असम अकॉर्ड देखा था जो 1985 के आसपास आया था। एंड सेक्शन 6A में किस तरीके से बात की गई थी कि कुछ लोगों को कुछ डेट्स वगैरह फिक्स की गई थी असम के अंदर, किनको सिटीजनशिप मिलेगी, किनको 10 साल तक वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे, उसी को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन में बात की जा रही थी।
नो चेंज इन द एयर क्वालिटी इन मोस्ट सिटीज़ प्रोग्राम। एयर क्वालिटी का ये जो NCAP आया था ये 2018 में आया था एंड इसमें प्लान किया गया था कि 20 से 30% तक रिडक्शन कर दिया जाएगा पॉल्यूशन का और PM2.5 एंड PM10 का। बट राइट नाउ जो टारगेट है वो 2024 तक का है, बट कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रही है। और भी बहुत सारे मॉनिटरिंग स्टेशंस थे, उनकी भी कमी है राइट नाउ, उनको भी लगाने की बात की जा रही है। देन वी टॉक्ड अबाउट NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इट इज़ द वॉचडॉग है ह्यूमन राइट्स कमीशन का, और इसका एक्ट जो था 1993 में आया था। पेरिस प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो किया था हम लोगों ने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो इसके चेयरमैन बनते हैं एंड उसके अलावा बाकी जो मेंबर्स भी होते हैं उनको भी एक कमेटी होती है अपॉइंट करने की, जिसमें स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं। टेन्योर इनका 3 ईयर्स का होता है या फिर 70 ईयर्स तक का प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। इनके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है। इनकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो एडवाइजरी होती है, बाइंडिंग नहीं होती है। और आर्म्ड फोर्सेस का जो के द्वारा जो वायलेशन किया जाता है ह्यूमन राइट्स का, उसमें इनका राइट काफ़ी लिमिटेड होता है। देन वी टॉक्ड अबाउट कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर विल बी विजिटिंग इंडिया इन द मंथ ऑफ मार्च एंड किस तरीके से दोनों कंट्रीज मिलकर ट्रेड के ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें और ज़्यादा कुछ जानने का था नहीं। देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। तो 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस चल रही है। हमने कल यही बात की थी कि चलेगी। आज हम लोग देखेंगे कि इसमें पहले दिन काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट्स हुई और हमारे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, राज्यसभा के चेयरमैन और हमारे स्पीकर हैं फ्रॉम द लोकसभा, इन्होंने काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स दिए। उनको थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे आज की न्यूज़पेपर में। आज एक बड़ा स्पेशल डे भी है। टुडे इज़ नेशनल यूथ डे, 12 जनवरी 2023। इसको हम लोग नेशनल यूथ डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज के दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। उनका जब जन्म से नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, तो 1863 में उनका जन्म हुआ था। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 1893 में महाराज अजीत सिंह की रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने नाम लिया था विवेकानंद का। अब हम लोग इनके बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में देख लेते हैं ज़रा। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था बेसिकली जो इंडियन फिलॉसफी से वेदांत और योगा की, उसको काफ़ी प्रोपगेट किया था फर्दर। इन्होंने नियो वेदांता का कॉन्सेप्ट दिया था। डेफिनेटली देयर कैन बी ए क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स बेस्ड ऑन दिस कि नियो वेदांता किसने किसने दिया था। 3-4 नाम आ जाएंगे और आपको बताना पड़ेगा उसमें से। तो इसमें हम लोग हिंदुइज्म को ही वेस्टर्न लेंस के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं और हम लोग स्पिरिचुअलिटी एंड जो मटेरियल प्रोग्रेस है ना, दोनों को साथ लेकर के चलते हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो उनको मिली थी वो मिली थी बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। शिकागो के अंदर एक 1893 में एक सेशन हुआ था जहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की थी एंड उनकी स्पीच बहुत पॉपुलर थी। और कुछ समय पहले आप लोग देखोगे तो ओबामा ने भी इनके बारे में मेंशन किया था कि 1893 के अंदर जो इनकी स्पीच थी उसका क्या इम्पैक्ट रहा था। फिर उन्होंने कहा था कि मोक्ष, लिबरेशन को प्राप्त करने के और ये जो सांसारिक जो भोग हम करते हैं उससे छूटने के लिए उनकी जो कुछ चीज़ों पे बात की थी। उन्होंने राजयोग पे, कर्म योग पे, ज्ञान योग पे, भक्ति योग के ऊपर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद जी को कहा था मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। ऑर्गेनाइजेशंस के मामले में अगर बात करते हैं तो वो चीफ डिसाइपल थे हमारे 19th सेंचुरी के मिस्टिक थे रामकृष्ण परमहंस जी, और जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी के, तो बेसिकली रामकृष्ण मिशन जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी उनके नाम पर ही, और इनका काम ही था वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करना, विमेन एम्पावरमेंट, यूथ ट्राइबल वेलफेयर एट्सेट्रा। एंड 1899 के अंदर बेलूर मठ भी इस्टेब्लिश किया गया था एज ए परमानेंट अबोर्ड। तो बेलूर मठ में उनकी डेथ हो गई थी 1902 के अंदर। बेलूर मठ जो है वो वेस्ट बंगाल में है और उसके हेडक्वार्टर्स रामकृष्ण मठ के और रामकृष्ण मिशन के। एंड ही वॉज वेरी यंग, अगर आप देखोगे ना तो 1863 में ही वॉज बॉर्न एंड 1902 में ही डाइड। तो कितना हो गया, मतलब 39 ईयर्स। एंड जो हमारे वो थे ना अरे यार वो आचार्य शंकराचार्य जी तो 32 ईयर्स के थे। ही लेफ्ट हिज बॉडी, नॉट जस्ट लेफ्ट हिज बॉडी, ही जस्ट स्टार्टेड टू वॉक इनटू द हिमालयाज। वो हिमालयाज में वॉक करके चले गए। ही सेड कि मेरा टाइम डन। एंड बाय द एज ऑफ 32 उन्होंने न जाने क्या कुछ इस्टेब्लिश कर दिया था। कितने सारी आप चीज़ें पढ़ते हो आचार्य शंकराचार्य जी के बारे में। तो लुक एट देम, 39 की एज, 32 की एज। आप लोगों में से काफ़ी सारे हो जो अपने मोस्टली यहाँ पर जितने भी मोस्टली 20s में हो अपने, वेरी सून यू विल बी 32। और लोग 32 तक सब कुछ कंप्लीट करके जा चुके होते हैं। 39 तक इन्होंने क्या कुछ कर दिया था। तो दैट्स वाई इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरीके से सोचते थे, करते क्या थे, इनका प्रोसेस क्या होता था, है ना, एंड सिचुएशन को कैसे हैंडल करते थे। अगर इनको किसी बात को अचीव करना पड़ता था, हाउ डू दे प्रीच दैट थिंग, और क्या संसार को सिखा के भी चले गए। तो खाली टाइम में पढ़ा करो इनके बारे में, विवेकानंद जी के बारे में पढ़ना, शंकराचार्य जी के बारे में। बड़े ही महान लोग रहे हैं हमारे देश के। आज की न्यूज़पेपर का कुछ मेन हाइलाइट्स को देख लेते हैं।
कुछ चीज़ों को हम लोग अलग से थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, उनको अलग से करते हैं। बाकी जो राइट नाउ देखना है हमें, ये तो वाइस प्रेसिडेंट ने जो हमारी 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस चल रही है ना, वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि कोर्ट कांट डाइल्यूट पार्लियामेंट्स सॉवरेनिटी। तो जगदीप धनखड़ जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। अभी रिसेंटली मेंस 2022 में GS2 में वाइस प्रेसिडेंट को लेकर क्वेश्चन आया था। तो क्योंकि हमारे इंडिया के नए वाइस प्रेसिडेंट को चूज़ किया गया था, तो उनका रोल क्या होता है एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इस चीज़ को लेकर के मेंस में क्वेश्चन आया था। अभी ये जो कॉन्फ्रेंस चल रही है ना प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की, इसमें उन्होंने धनखड़ जी ने काफ़ी कहा कि वी कैन नॉट हैव एन ऑस्ट्रिच लाइक स्टांस ऑन द जुडिशरी लेजिस्लेचर रिलेशंस। ऑस्ट्रिच लाइक स्टांस क्या होता है, तो आज की वीडियो में ऑस्ट्रिच लाइक स्टांस ना एक और जगह देखेंगे, इलेक्शन कमीशन को लेकर के भी आएगा, यही सेम फ्रेज यूज़ किया जाएगा। ऑस्ट्रिच में क्या होता है ना कि उसके सामने जो प्रॉब्लम होती है ना, तो वो अपनी गर्दन को ना ज़मीन में डाल लेता है, उसको लगता है कि उसने प्रॉब्लम से बच गया है, वो है ना, वो अवॉइड करने की कोशिश करता है, बट दिस इज़ नॉट द राइट वे। उन्होंने यही कहा था कि जुडिशरी को लेकर, लेजिस्लेचर को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। एंड ही ऑल्सो सेड दिस कि जिस तरीके से जुडिशरी ने NJAC को, जो हमारा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है ना, उसको स्ट्राइक डाउन किया था, ही सेड कि ये जुडिशियल ओवररीच था। अभी जुडिशियल ओवररीच क्या होता है, जब आप लोग अपना पॉलिटी में पढ़ते हो ना जुडिशरी के बारे में, तो वहाँ पर आपको 2 टर्म्स मिलेंगे। एक तो जुडिशरी का एक्टिविज़म मिलेगा, जिसमें 2020 या 21 में क्वेश्चन आया था आपका मेंस में, और एक मिलता है जुडिशरी ओवररीच। तो एक्टिविज़म का मतलब तो यही होता है ना कि अगर जुडिशरी को लगा कि कोई चीज़ प्रॉब्लम है, उसमें लेजिस्लेचर स्टेप नहीं ले पा रहा है, देन दे सडनली बिकम एक्टिव। वो अपनी कुछ सर्टेन पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ आर्टिकल्स का, एंड देन दे ट्राई टू प्रोवाइड द नेचुरल जस्टिस, जो प्रॉपर जस्टिस मिलना चाहिए, कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। उसी में अगर वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर देते हैं तो उसको बोला जाता है जुडिशियल ओवररीच। क्योंकि हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर्स को भी प्रैक्टिस करते हैं ना, इंडिया के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट भी है। तो अगर कोई भी एक विंग, हमारे पास 3 विंग्स है ना हमारे डेमोक्रेसी के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों में से कोई भी अपनी पावर को ओवररीच करने की कोशिश करेगा तो दूसरे को प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए इनको बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो उसी पर ये सवाल था, और उसी पर जगदीप धनखड़ जी ने कहा था कि जुडिशियल ओवररीच था वो, उन्हें इस तरह का नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को स्ट्राइक डाउन नहीं करना चाहिए था। एंड हमारे जो नए वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने इस बात के ऊपर पहले भी कई बार कहा है कि जुडिशरी के अंदर एग्जीक्यूटिव का एक रोल होना चाहिए, उसका एक प्रॉपर कमीशन होना चाहिए जो वहाँ पर उनको अपॉइंटमेंट करेंगे। ओके, सो दिस वॉज इम्पॉर्टेंट। RRR जो मूवी आई थी, उसका जो नाटू नाटू था, उसको गोल्डन ग्लोब का अवार्ड मिला है। अब ये मैंने हाईलाइट क्यों किया, वैसे UPSC में इसका कोई खास डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, बट मैं ये कहना चाह रहा था कि जब हम लोग कभी कभी कुछ टॉपिक्स हमारे ऐसे होते हैं ना, जहाँ पर हम लोगों को इंडियन सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन और कुछ कल्चर वगैरह को लेके बात करनी होती है, तो अब गोल्डन ग्लोब्स के जो ग्लोबल अवार्ड्स होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये जो नाटू नाटू वाला गाना था ना, अब देखो एवरीवन UPSC में आप लोग कभी ध्यान रखना, जिस पर्सन ने ये मूवी बनाई थी, जो राजमौली है, उन्होंने वो भी मूवी बनाई थी बाहुबली वाली, तो ही इज़ अ वेल नोन डायरेक्टर, मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया नो हिम। एंड ये मूवी भी काफ़ी हिट हुई है RRR, और ये इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिशर्स का जो कॉन्सेप्ट था ना 1947 से पहले, कैसे हम लोगों को सप्रेस करते थे, उसके ऊपर ही बेस्ड ही मूवी है। तो अगर उसमें किसी डांस वगैरह के गाने को अगर ऐसा अवार्ड मिला है ना, आप ना इसका बहुत स्किलफुली इस एग्जाम्पल को यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, कहीं कैसे हमारा इंडिया का जो कल्चर है ना, वो ग्लोबल कैसे हो रहा है। GS1 में आपका टॉपिक होता है ना ग्लोबलाइजेशन का, तो कल्चर कैसे ग्लोबलाइज हो रहा है, ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर हमारे जो आर्ट एंड कल्चर की चीज़ें हैं उनको कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पर दिस कैन बिकम एज एन लाइक एविडेंस टू योर आर्ग्यूमेंट। अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट करते हो कि हमारा कल्चर ग्लोबलाइज कैसे, उसका एक एविडेंस यहाँ से निकल सकता है। तो वो ये छोटी सी चीज़ है, बहुत स्किल चाहिए होगी इसको एग्जाम्पल को यूज़ करने के लिए। नॉट एवरीवन कैन डू दिस ईजिली। नेक्स्ट हमारे पास है, बिहार ने कहा कि जो मनरेगा का ई-अटेंडेंस सिस्टम है ना, अभी ई-अटेंडेंस सिस्टम हम लोगों ने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। तो दिसंबर 2023 पे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट ने कहा था कि जो मनरेगा वाले वर्कर्स होते हैं ना, उनकी अटेंडेंस को अब लोग तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली कैप्चर किया जाएगा। उनको अपनी एक जियो टैग्ड और टाइम स्टैम्प्ड फोटो अपलोड करनी होती है वंस इन ईच हाफ ऑफ द डे, ठीक है, सुबह के टाइम और शाम के टाइम पे 2 बार। एंड रिजल्टिंग इन नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस अ प्रॉब्लम फेस। अब हुआ था कि कभी कभी ना उसमें एरर आ जाते हैं। ऑलराइट, ये स्टेट वाइड प्रॉब्लम चल रही थी, उसमें एरर आने के कारण क्या हो गया, अब उनकी पेमेंट नहीं हो पा रही है, उनको उनका वेजेस नहीं मिल पा रहे थे। तो ये सीन चल रहा है। इसको बोला गया था हमारा नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। ये मनरेगा के लिए लाया गया था। क्यों लाया गया था, ऐसा पता चला था गवर्नमेंट को रिपोर्ट के अंदर, ऑडिटिंग के अंदर, कि बहुत बार इन लोगों को जो पैसा था ना वो करप्शन में जा रहा था। बहुत सारे जो बीच में जो लोग इनको डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना, जो वेज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो लोग इनका पैसा खा रहे थे।
तो पता चलता है कि लोग काम करने आते नहीं है, लेकिन सरकार से पैसा ले लिया जाता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, जियो टैग और टाइम स्टैम्प की फ़ोटोज़ के साथ आप लोग अपनी सेल्फी वगैरह अपलोड करेंगे और से एक नेशनल अटेंडेंस का सिस्टम बन जाएगा। तो बिहार के अंदर इसमें कुछ ग्लिचेस आ गए थे ई अटेंडेंस सिस्टम में। अब ग्लिच आ गए तो उनको बेचारों को अपना वेजेस नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये देखो एक प्रॉब्लम है ना। अब पता है क्या होगा, मनरेगा का अगर ये क्वेश्चन आता है ना, डिजिटल इंडिया का क्वेश्चन, अब इसको वही है स्मार्टफुली इस एग्जाम्पल को कैसे इस्तेमाल करोगे। कहीं पर भी कोई टॉपिक आएगा ना डिजिटल इंडिया का, और या फिर हम बात कर सकते हैं साइबर डेवलपमेंट का, साइबर क्राइम्स का भी कुछ आ सकता है। हाँ, इसको भी तो हैक किया जा सकता है ना, साइबर इश्यूज़ में ये वाला टॉपिक भी आ सकता है। और डिजिटल इंडिया कनेक्टिविटी का इंक्लूसिव ग्रोथ का आएगा तो टेक्नोलॉजी वाले में बोलोगे कि द ई अटेंडेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर द मनरेगा वर्कर्स फेस्ड ग्लिचेस इन द स्टेट ऑफ बिहार इन द वेरी बिगिनिंग। बस सिंपल सा आपने एक एविडेंस दे दी ना अपने आर्ग्यूमेंट का, दैट्स इट। तो इसलिए इन न्यूज़ को इस तरीके से पढ़ना ज़रूरी है। अब मैंने आपके लिए काम आसान कर दिया कि छोटी छोटी हाईलाइट्स कर देता हूँ, आप बस इतना लिखो, इसको नोट कर लिया करो, हेडलाइन को, सब कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी और देखते हैं नेक्स्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास। हाँ, ये है हमारे पास गोदावरी एस्चुरी हैज़ बिकम प्राइम हैबिटेट फॉर द इंडियन स्कीमर। ये डिटेल में कवर करेंगे, मैं आपको इसमें पूरा गोदावरी रिवर का मैप वगैरह दिखा के करूँगा। ये एक चीज़ है, केरला का जो कन्नूर एरिया है ना, वहाँ पर एक वाइट टफेड रॉयल बटरफ्लाई थी। ये बहुत रेयर स्पीशीज़ है। अब रेयर स्पीशीज़ की बात की जा रही है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना 1972 का, उसके शेड्यूल 2 में इसको प्रोटेक्शन दिया गया है। एंड एक वाइट टफेड रॉयल बटरफ्लाई है, फ़ोटो में देखोगे आप तो दिख तो रही है रॉयल, हालांकि फोटो इसकी पूरी अगर न्यूज़ आप पढ़ोगे ना तो उसमें ये पता चलेगा इसकी फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छे से अवेलेबल नहीं है। इससे पहले एक बार ये अगस्त कूदम में 2017 में इसको स्पॉट किया गया था एंड 2018 में इसको शेंडुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्पॉट किया गया था। सो देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे इसकी फ़ोटो क्लिक कर लेना। वाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई है, ये डिटेल में कवर करेंगे। ये वाला एक एडिटोरियल था पर इसमें कुछ कंटेंट मिला नहीं। आई रेड इट अप टिल हेयर और मुझे लगा कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वी कैन इग्नोर दिस वन। रिड्यूसिंग द प्री टर्म बर्थ्स एंड स्टिल बर्थ्स, ये हम कल करेंगे। आज हमारे पास ऑलरेडी 3 से 4 एडिटोरियल हैं, तो ये वाला भी हम कल कवर करेंगे। हिंदू राइट्स प्लॉय टू विन ओवर मुस्लिम्स, ये सिर्फ उन लोगों को पढ़ना होगा जिनके पास सोशियोलॉजी का ऑप्शनल होगा, बाकी लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। द बेस्ट बैट्समैन इन टेस्ट अक्रॉस एराज, नॉट नेसेसरी। हाँ, ये देखो, डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रोक्योरमेंट प्रपोजल्स का अप्रूवल दिया था। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या, टू गेट, ठीक है, इसका वर्ड का मीनिंग ही होता है टू गेट। अब गवर्नमेंट क्या लेगी, सामान खरीदेगी, वेपन्स वगैरह खरीदेगी, तो 4276 के आसपास इतने करोड़ों के अंदर 3 प्रोक्योरमेंट के प्रपोजल थे, इनको डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दे दिया था, इंक्लूडिंग दैट ऑफ हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं और हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए हमारे LAC पे लगाई जाएंगी अलॉन्ग विद चाइना। प्रपोजल्स के अंदर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उन्होंने इसको प्रपोजल को अप्रूवल दिया था। स्लो डाउन इन इंडियाज़ फाइनेंशियल ग्रोथ, ये वर्ल्ड बैंक ने बोला है। तो 6.6% का इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 6.9 इन 2022 से 23 तक, ये वर्ल्ड बैंक ने बताया है। वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये सब अपने प्रोजेक्शंस बताते रहते हैं कि हर एक कंट्री का किस किस तरीके से इनकी GDP ग्रो करती रहेगी, क्योंकि उनका काम ये होता है मॉनिटरिंग करते रहना, बताते रहना। तो इस तरह की ग्रोथ से ना क्या फ़ायदा होता है ना, कि हमको आइडिया लग जाता है, जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं कंपनीज़ की, उनको आइडिया लग जाएगा इंडिया की इकॉनमी कैसे ग्रो करने वाली है। एंड दे लुक एट द इम्पोर्ट कितना कर रही है कंट्री, एक्सपोर्ट कितना कर रही है, इस गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स निकाली है, उनमें कितना पैसा लगाया इन्होंने, ये कितना सेल कर पाएंगे, इनका करंट अकाउंट डेफिसिट क्या चल रहा है, कैपिटल अकाउंट में क्या चल रहा है, डेफिसिट में है, सरप्लस में, सबका चेक किया जाता है। तो जो ग्रोथ रेट था ना फाइनेंशियल 2023 का कंपेयर्स विद द 8.7% द प्रीवियस ईयर। तो बस हल्का सा आइडिया रखना है इसमें। ये वाला टॉपिक हम डिटेल में कवर करेंगे। देखो यहाँ तो छोटा सा है ना, पर इसमें पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को डिटेल में कवर करेंगे, और ये एक इसमें चलो वो आएगा जब कवर करते हैं, डिटेल में दिखाता हूँ। वाइज लैंड सिंकिंग इन जोशीमठ, कल देख लिया था हम लोगों ने, तो फोटोज़ देख सकते हो, इस तरीके से हुआ है वहाँ पर जोशीमठ में, और ये एक नहीं बहुत सारे घरों में हुआ है। तो इट्स अ साइन ऑफ डेंजर, क्योंकि पूरे के पूरे घर गिर सकते हैं। एंड सो फार इतना कोई खास डैमेज देखने को मिला नहीं था, बट इट्स अ साइन, इट्स एन अर्ली साइन कि स्टेप लेने की ज़रूरत है अब कुछ इंपॉर्टेंट। इलाहाबाद प्रयागराज सिटी विद मैनी नेम्स एंड स्टोरीज, नॉट नेसेसरी टू स्टडी। येस, दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। जो भी आपके IR के टॉपिक्स होंगे ना, अभी आप लोग देखोगे आपके मेंस में 2022 के अंदर IR के कितने क्वेश्चंस आए थे। आई थिंक कुछ 4 क्वेश्चंस आए थे। एक तो आया था बिम्स्टेक का,
बिम्स्टेक और सार्क का कंपैरिजन आया था दोनों का। अभी बिम्स्टेक और सार्क पहले अपने आप में आ चुके हैं इंडिविजुअल, इस बार कंपैरिजन पूछ लिया। देन आया था इंडिया का रोल इन श्रीलंका का जो इकोनॉमिक क्राइसिस था वो पूछा गया था। और एक आया था आपका I2U2 एंड एक आया था आपका क्लीन एनर्जी इज़ दी ऑर्डर ऑफ द डे समथिंग करके, और उसमें इंडिया अपने यहाँ कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है समथिंग लाइक दिस आया था। तो 4 क्वेश्चन आए थे, बिम्स्टेक, सार्क, श्रीलंका क्राइसिस, I2U2 और क्लीन एनर्जी। अब इन चारों के अंदर ना एक चीज़ बहुत कॉमन है, पता है क्या? 2 चीज़ें कॉमन है, चाइना और रशिया यूक्रेन वॉर। तो जिसको चाइना रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में पता था ना, वो इन चारों क्वेश्चंस के अंदर कुछ तो वैल्यू एडिशन कर पाएगा। चाइना एक फैक्टर बन जाता है, बिम्स्टेक में भी बनता है, सार्क में भी बनता है चाइना एक फैक्टर। हालांकि बिम्स्टेक सार्क के अंदर ना पाकिस्तान मेजर फैक्टर बनता है। सार्क के इंडिया और सार्क की जो समिट हुई थी लास्ट 2014 में हुई थी, 2016 से इंडिया ने उनके साथ रिलेशन बंद कर दिए थे। बिम्स्टेक के ऊपर इंडिया एक्टिव रोल प्ले कर रहा था, बिम्स्टेक का समिट भी हुआ था रिसेंटली। तो उसमें चाइना पाकिस्तान के साथ हमारी प्रॉब्लम बनी हुई थी, और कहीं ना कहीं बिम्स्टेक के अंदर चाइना को भी हम लोग काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पूरा बे ऑफ बंगाल रीजन में डोमिनेंस क्रिएट कर रहे हैं। श्रीलंका क्राइसिस के अंदर उसमें रोल यही पूछा गया था, जो क्वेश्चन था ना बनाने वाले ने यही बताया था, स्टेटमेंट में दिया ही यही था कि इंडिया और श्रीलंका ना ये एज ओल्ड फ्रेंड्स हैं। तो हमारी 2500 साल की पुरानी वो है फ्रेंडशिप है। अब उसमें हमको ये बताना था कि इंडिया का क्या रोल रहा है। अब उसमें एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट आता है चाइना के साथ। श्रीलंका ने एक स्टेटमेंट दिया था कि चाइना जो है ना वो एक इकोनॉमिक पार्टनर है, श्रीलंका का स्टेटमेंट आया था। बट इंडिया जो है ना श्रीलंका के लिए, इंडिया इज़ अ फ्रेंड, और इंडिया ने 5 बिलियन के आसपास तक का $5 बिलियन का सपोर्ट प्रोवाइड किया था। और सुनामी जब आया था 2004 के अंदर, तब इंडिया श्रीलंका का वन ऑफ द अर्लीस्ट रिस्पॉन्डर था, कह सकते हैं कि द ओनली अर्लीस्ट रिस्पॉन्डर, सबसे पहले इंडिया ने सपोर्ट दिया था। अब उसमें एक जो बहुत मेजर एंगल बनता है ना, वो बनता है यूक्रेन वॉर का। तो यहाँ से आपको क्या समझना है इस न्यूज़ में से, इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं ना, इसमें आपको जानना पड़ेगा कि यूक्रेन वॉर का वर्ल्ड वाइड क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। आपका कोई भी टॉपिक आएगा IR का, उसमें आपको यूक्रेन के बारे में मेंशन करना पड़ेगा। तो इंडिया विल फोकस ऑन द सब्सटेंस एंड नॉट द सिंबॉलिज्म ऑफ आउटकम्स एट द G20 समिट। ये हमारे जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं हर्षवर्धन श्रृंगला जी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने ये कहा था कि एक पॉसिबल इंडिकेशन है कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, ही मे स्किप द सितंबर समिट बिकॉज रशिया इज़ पार्ट ऑफ G20। तो उन्होंने कहा था कि मिस्टर पुतिन जो है ना वो इंडिया में जो SCO की समिट होने वाली है ना, जो कि जून में है, उसमें आ सकते हैं। एंड पुतिन ने G20 की जो इटली में समिट हुई थी ना 2021 में, और जो इंडोनेशिया में थी 2022 के अंदर, उनको भी स्किप किया था। अब उन्होंने कहा कि रशिया, ये यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, उसके अंदर देखो डेवलपिंग वर्ल्ड में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। माउंटिंग ऑफ डेट्स, लोगों के रिवेन्यू थोड़े से कम हो गए, है ना। इंपोर्ट के बिल इंक्रीज़ हो गए, क्योंकि बहुत सारा सामान जो रशिया यूक्रेन से आता था उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी। US ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे, यूरोप ने सैंक्शंस लगा दिए थे। तो उन्होंने कहा था कि ये ना एक मेजर एजेंडा होगा हमारी G20 की कॉन्फ्रेंस का, जो इंडिया इसकी प्रेसिडेंसी देख रहा है। तो इंडिया ने अभी राइट ना 120 कंट्रीज़ के लीडर्स को इन्वाइट किया फॉर द ग्लोबल साउथ समिट, जो कि अभी थर्सडे से स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसमें बहुत सारे और भी इश्यूज़ के ऊपर काम किया जाएगा। एंड अब देखो ये ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ था, आप लोग देखो कैसे, मतलब हाउ डिप्लोमेट्स वर्क। एक क्वेश्चन पूछा गया था द हिंदू के द्वारा कि वेदर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की वुड बी इन्वाइटेड टू एड्रेस द G20 लेटर दिस ईयर। तो मिस्टर श्रृंगला ने जवाब क्या दिया, इंडिया वुड मेक एवरी एफर्ट टू इंश्योर ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग इट्स ईयर एज G20 प्रेसिडेंसी। इसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक आंसर। ठीक है, ये सीखना पड़ता है, जो आप लोग जो भी फॉरेन सर्विस में जाओगे उनको वो सिखा देते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ना, इंडिया विल मेक। अच्छा ये पता है मैंने ग्रीन हाईलाइट क्यों किया, यू हैव टू यूज़ दिस लाइन, ये आपको अपना वे फॉरवर्ड में या फिर कंक्लूजन में यूज़ करना है। कहीं पर भी कोई भी टॉपिक आता है, टेररिज्म का, पीस का, स्टेबिलिटी का, इकॉनमी का, वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। इंडिया वुड मेक एवरी एफर्ट टू इंश्योर ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग इट्स ईयर एज G20 प्रेसिडेंट। देखो डायरेक्ट आंसर ना करके घुमा फिरा के देना क्या होता है। Then we have this topic, make राजस्थानी the official languages ahead of the budget session। अब बजट सेशन आने वाला है राजस्थान के अंदर, वहाँ पर डिमांड चल रही है राजस्थानी को उनकी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। मैंने ये टॉपिक आपका यहाँ पर हाईलाइट इसलिए किया था कि आपको पता होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर्ड है टू यूज़ द आर्टिकल 345 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो अडॉप्ट कर सकते हैं राजस्थानी को अपने ऑफिशियल पर्पजेज़ के लिए। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस तरह के ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया है अपने वहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस को थ्रू द लेजिस्लेटिव रूट, एक कानून पास करके। नेशनल सेंसस रिपोर्ट करता है सेवरल ईयर्स हैड रिकॉर्डेड, राजस्थानी जो है ना एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, इसमें बहुत सारे डायलेक्ट्स भी होते हैं एंड इसका रिकॉग्निशन नहीं हो पा रहा है ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर। इसके कारण बहुत सारे यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही है। तो यूथ अपनी एम्प्लॉयमेंट चाहता है, वो कहते हैं कि बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाएंगे अगर आप लोग राजस्थानी लैंग्वेज को
क्यों हो जाएंगे ना, अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो राजस्थान के होंगे, बिकॉज अगर ये ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती है ना तो वहाँ के बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह जो होंगे ना वो इस ऑफिशियल लैंग्वेज में कंडक्ट कर दिए जाएंगे। तो वो बच्चे जो पहले से अपनी इस लैंग्वेज को यूज़ करते आ रहे हैं उनके लिए एग्जाम में अपीयर होना ईजी हो जाएगा। एंड इट्स अ गुड स्टेप, और ये अच्छी बात भी कि हर एक स्टेट के पास ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि नॉट एवरीवन कैन राइट द एग्जाम इन हिंदी और इंग्लिश ना। अभी मैं भी जो दूसरे वाले चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड करता हूँ ना, अब उसमें कंटेंट तो इंग्लिश में लिखा होता है, मैं ऐसे ही हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड इन एवरी वीडियो देयर आर डिमांड, कोई बोलता है इंग्लिश में ही करो, कोई बोलता है हिंदी में दिखाओ। अब इतना मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है हाउ टू ब्रिंग इट। द हिंदू न्यूज़पेपर जो है ये है ही पूरा इंग्लिश के अंदर ही आता है, अब कैसे इसको पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करें। फिर ये न्यूज़ हमारे पास, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हम RGI का ऑफिस बोलते हैं, फॉलोइंग ऑब्सलीट क्राइटेरिया टू डिफाइन शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेकर के आपको पहले तो शेड्यूल्ड एरियाज़ पता होना चाहिए, हमारे 5th शेड्यूल के अंदर आते हैं, और हमारे ट्राइबल एरियाज़ आते हैं 6th शेड्यूल के अंदर। देन हमारे पास आर्टिकल्स हैं इनके डिफरेंट, वो आप अलग से पढ़ सकते हो। बट मुझे आपको ये बताना था कि इंडिया के अंदर ना जब हमको शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर करना होता है तो फाइनली तो प्रेसिडेंट की तरफ से आएगा कि प्रेसिडेंट बोल देंगे हाँ भाई ठीक है ये चीज़ें ऐसे ऐसे डिक्लेयर करती है, उसके लिए वो आर्टिकल यूज़ करते हैं। आई थिंक कुछ तो है 366 और 342 समथिंग करके, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। बट इंपॉर्टेंट ये होता है ना, इंडिया ना एक लॉकूर कमेटी बनाई गई थी 1965 के अंदर। उस कमेटी ने क्राइटेरिया बनाया था, और क्राइटेरिया क्या था उस पैनल का, उन्होंने कहा था कि उनके प्रिमिटिव ट्रेड्स होने चाहिए, राइट, उनका कल्चर डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, जोग्राफिकल तरीके से वो आइसोलेटेड होने चाहिए, और बाकी जो कम्युनिटी है ना उनके साथ वो कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते, वो शाई थोड़े से, और उनमें बैकवर्डनेस होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया था, इसके बेसिस के ऊपर हम किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर करते हैं। अब क्या हो रहा है ना कि टास्क फोर्स बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा 2017 में 14 के अंदर। उन्होंने कहा कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, दिस इज कंडेंसेंडिंग, डॉगमेटिक, रिजिड एंड ऑब्सोलीट, भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया था। वो कहना चाहते कि समय बहुत पुराना हो चुका है, अब हमको नई चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रिमिटिव वर्ड है ना, ये आज के टाइम में ट्राइब खुद इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करती है ना, वो खुद अपने आप को इससे आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते। तो अब उन्होंने कुछ क्राइटेरिया प्रपोज किया था। क्या प्रपोज किया, उन्होंने कहा कि देखो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को देखो, एजुकेशन को कंसिडर करो, कितने बैकवर्ड हैं वो देखो, है ना, पॉपुलेशन क्या है उस स्टेट की क्या वो देखो, एंड हिस्टोरिकल जोग्राफी जो आइसोलेशन देखो, जोग्राफिकल आइसोलेशन, पहले कितने आइसोलेटेड थे अब वो कितने आइसोलेटेड हैं, दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं आ गया है ना। लैंग्वेज डिस्टिंक्ट है कितनी नहीं है, ठीक है, कोई कोर कल्चर है उनके लाइफ साइकिल का, उनकी मैरिजेस, उनके सॉन्ग्स वगैरह क्या है, उनके डांस, पेंटिंग्स, फोकलोर, एंडोगैमी, एक्सोगैमी, इन सबको भी देखो। अभी जो क्राइटेरिया था एंडोगैमी एक्सोगैमी वाले उनके कम्युनिटी के लिए था पूरा का पूरा। फिर कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं, कम्युनिटीज़ जो है ना, दे हैव अडॉप्टेड द हिंदू वे ऑफ लाइफ, तो वो इनएलिजिबल हो जाए, विल नॉट बी इनएलिजिबल मियरली ऑन दिस ग्राउंड, सिर्फ इसलिए कि वो शेड्यूल्ड ट्राइब की कम्युनिटीज़ ने हिंदू वे अडॉप्ट कर लिया है तो आप उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस नहीं दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस यही था। आपने इसमें जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी वो आपको याद रखनी, वो है कि लोकूर कमेटी 1965 में जो थी ना, उसका एक 60 तकरीबन कह सकते हो 60 साल पुराना हमारे पास एक क्राइटेरिया जिसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्राइटेरिया अपडेट हो जाना चाहिए। बस ये था इस टॉपिक में, और अब आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग सेशंस वाला है ना, इसको थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। 3 मल्टी स्टेट सोसाइटीज़ प्रोक्योर एंड डिस्ट्रीब्यूट सीड्स। अब कैबिनेट ने ना 3 नेशनल लेवल की मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने की बात की थी, और ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एक एक्ट आया था 2022 का। ये भी हम लोग जब वो कोऑपरेटिव वाला टॉपिक पढ़ेंगे डिटेल में तब थोड़ा आइडिया रखना। बट इसमें क्या करना कि जो सोसाइटीज़ बनेंगी इनका काम ये होगा, हमारे जो नेचुरल सीड्स वगैरह होते हैं, इंडिजिनस सीड्स होते हैं ना, वो ख़त्म ना हो जाए तो उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। बेसिकली हमारे खुद की सीड्स बहुत अच्छे थे, अब तो क्या होगा ना, हाइब्रिड सीड्स आते हैं, उनमें बहुत सारे मेडिसिन वगैरह मिली होती हैं ताकि वो, जैसे कि हमारे GM क्रॉप्स भी आ गई हैं, है ना, मस्टर्ड वगैरह था, BT कॉटन वाला, तो ये तो हाइब्रिड है, सब एडवांस है। बट कुछ हमारे ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं पुरानी, वो देसी फसल बोलते हैं उनको, देसी बीज, तो उनको बचा के रखने के लिए कुछ कोऑपरेटिव्स बनाए जाएंगे। उसी को लेकर के गवर्नमेंट ने 3 मल्टी स्टेट सोसाइटीज़ को सेटअप करने की बात की थी। देन हाईलाइट्स में ये लास्ट टॉपिक हमारा, इंडिया का जो डायरेक्ट टैक्स था ना कलेक्शन, वो 12.13 लाख करोड़ गया था, और ये ऑलमोस्ट 87% था जो हम लोगों ने टारगेट सेट किया था उसका, एंड पिछले साल के मुकाबले में 19.6% की ग्रोथ थी। बस इतना ही लिखना है इसमें, ये अगर आपको याद हो गया तो भी आप इसको बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हो, मल्टीपल जगह पर। एंड अब ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो पूरा डिटेल में टॉपिक है आपका, है ना, वो अलग से पढ़ सकते हो आप चाहो तो। बट ऑल यू नीड टू रिमेंबर कि गवर्नमेंट ने जो प्लान टारगेट रखा था ना उसका 87% हमने अचीव किया, और एक 19.6% की ग्रोथ मिली थी ओवर द ईयर अर्लियर पीरियड।
इतना काफ़ी रहेगा मुझे लगता है। अब हम लोग कुछ टॉपिक्स को डिटेल में कवर करते हैं आगे। हमारे कुछ टॉपिक्स थे जिनको हमें डिटेल में कवर करना था। गोदावरी एस्चुरी हैज़ बिकम प्राइम हैबिटेट फॉर द इंडियन स्किमर। अब ये एक पंछी है इंडियन स्किमर, ये हमारी जो बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी है उनके द्वारा बताया गया था। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले BNHS को लेके, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को लेकर के पहले पूछा गया था। तो ये जो पंछी है ना, ये इसके लिए एक सेफ हैबिटेट बताया गया था गोदावरी का पूरा जो रीजन है, और ये IUCN की रेड लिस्ट है, उसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के तौर पर काउंट किया जाता है। अब एक तो आपको इस पंछी के बारे में थोड़ा सा देख लिया आपने, फोटो देख ली, आइडिया लग गया, इंडियन स्किमर बोलते हैं इसको। गोदावरी के बारे में हमें जानना थोड़ा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले भी अगर आप देखोगे 2015 में देर वॉज ए क्वेश्चन विच ऑफ द अबव आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। वमसाधरा, इंदिरावती, प्राणहिता और पेन्नार। तो इसका करेक्ट आंसर है इंदिरावती एंड प्राणहिता। अब थोड़ा देख लेते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी मैप समझ में आता होगा तो गोदावरी रिवर दिखाई दे रही है पूरी की पूरी ब्लैक रीजन के अंदर, एंड दिस इज समथिंग विच यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे कैसे क्या कुछ फ्लो होता है, कहाँ से ओरिजिन होता है, कहाँ इसका। अब ये तो पता चल गया इसका माउथ जो बे ऑफ बंगाल में ईस्ट कोस्ट की तरफ, एंड कौन से स्टेट से पास करती है, क्या कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की लार्जेस्ट रिवर है, इसको हम लोग दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। और बेसिन जो है ना, इसको में नॉर्थ के अंदर सतमला हिल्स हैं, साउथ में अजंता रेंज है और महादेव हिल्स हैं, ईस्ट में ईस्टर्न घाट है, वेस्ट में वेस्टर्न घाट है कितना सही ना, ईस्ट में ईस्टर्न घाट, वेस्ट में वेस्टर्न घाट। सोर्स की बात करते हैं तो इसका ओरिजिन होता है महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है नासिक, नासिक में त्र्यंबकेश्वर है। फिर तकरीबन 1465 किलोमीटर ये फ्लो करती है और फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। दक्षिण गंगा इसको बोलते हैं, हमारी जो गंगा है ना उसका ऑलमोस्ट आई थिंक 2500 किलोमीटर का फ्लो है पूरा, तो ये तकरीबन 1000 किलोमीटर छोटी है, तो इसलिए मान के चलो गंगा कितनी बड़ी है। देखो ड्रेनेज बेसिन जो है वो होता है महाराष्ट्र में है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में है, कर्नाटक में भी है, कुछ हिस्सा पुडुचेरी में भी है। ट्रिब्यूटरीज याद करनी पड़ती हैं, क्वेश्चंस आते रहते हैं। 2021 में भी आया था एक रिवर के ऊपर, प्रावरा, पूर्णा, मांजरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती, मनेर, साबरी। प्रावरा, मंजरा, मनेर जो है ये राइट बैंक हैं, और पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, साबरी जो है ये लेफ्ट बैंक है। ये चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर देम, बट क्या करें। कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, नासिक के अंदर कुंभ मेला भी लगता है। उसके अलावा जो दूसरी लोकेशंस है कुंभ की वो हैं उज्जैन की शिप्रा रिवर, हरिद्वार की गंगा, और जहाँ पर कॉन्फ्लुएंस होता है गंगा यमुना का, सरस्वती जो कि प्रयाग में है। अर्बन सेंटर्स यहाँ पे नागपुर हो गया, औरंगाबाद, नासिक, राजमुंदरी अर्बन एरियाज़ हैं। इंडस्ट्रीज़ की बात करते हो तो नासिक और औरंगाबाद के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं ऑटोमोबाइल की, एंड मोस्टली जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, राइस मिलिंग है यहाँ पर, कॉटन स्पिनिंग होती है। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं, पोलावरम इरीगेशन प्रोजेक्ट है, कलेश्वरम है, सादरमठ, एनीकट, इंचमपली, श्रीराम सागर प्रोजेक्ट। अभी सबकी डिटेल में जाओगे तो बहुत अलग है। पोलावरम के ऊपर काफ़ी वो रहता है, आंध्र प्रदेश वाले रीजन के अंदर इशू बना रहता है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहेंगे अलग से जान लेना। यह है आपकी पूर्णा रिवर हो गई, मंजरा, मन्यार, इंद्रावती, साबरी, दिस इज़ द राजमुंदरी एरिया, दिस इज़ वेनगंगा, वर्धा। तो ये याद तो करना पड़ेगा आपको, बस याद करने में यही तकलीफ आएगी कि ट्रिब्यूटरीज याद करना बड़ा कठिन हो जाता है। हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर दी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो 3 नए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, सीड्स और एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। डिसीजन किसके द्वारा लिया गया था? मीटिंग हुई थी हमारी कैबिनेट कमेटी की ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको हेड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर जी, और कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। अब हमको यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में पता करना होगा। अरे स्क्रीन बंद हो गई थी एकदम से। तो 2014 में क्वेश्चन आया था, इन द विलेजेस इटसेल्फ नो फॉर्म ऑफ क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन विल बी सूटेबल एक्सेप्ट द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे, ये एक ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे की स्टेटमेंट थी। अब क्वेश्चन है आपका, डिस्कस करो इस स्टेटमेंट को इन द बैकग्राउंड ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस इन इंडिया। व्हाट आर द कॉन्स्टेंट्स एंड चैलेंजेस डू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सप्लाइंग एग्रीकल्चरल फाइनेंस फेस? हाउ कैन टेक्नोलॉजी बी यूज्ड टू बेटर रीच एंड सर्व द रूरल क्लाइंट्स? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में जानते हैं। ग्रास रूट लेवल के ऊपर बनाई जाती है बाय द पीपल, ताकि कलेक्टिव बार्गेनिंग की जा सके मार्केट प्लेस के अंदर। इसका मतलब कि डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट्स होते हैं जिसमें कॉमन रिसोर्स का, शेयरिंग कैपिटल का इस्तेमाल किया जाता है। सब मिलकर के एक ही गोल पे काम करने की कोशिश करते हैं।
एंड एग्रीकल्चर के अंदर कोऑपरेटिव डेयरीज होती हैं, शुगर मिल्स होती हैं, स्पिनिंग मिल्स होती हैं, ये सब बहुत सारे फार्मर्स जो होते हैं ना उनके द्वारा बनाई जाती हैं। अमूल, आप सब जानते होंगे, अमूल दूध पीता है इंडिया, ये बेस्ट नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटी है इंडिया की। अब इनका जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, ये कहाँ कहाँ पर आती हैं। ये एक स्टेट सब्जेक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टेट सब्जेक्ट का कैसे पता चलता है? 7 शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो उनके थ्रू पता चलता है। इसका मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन होता है, लेकिन बहुत सारी सोसाइटीज़ है जिनके मेंबर और एरियाज़ जो है ना वो पूरी कंट्री के अंदर एक से ज़्यादा स्टेट में फैले हुए होते हैं। जैसे कि बहुत सारी शुगर मिल्स है ना, वो डिस्ट्रिक्ट्स, वो उन एरियाज़ में फॉल करती हैं जो कर्नाटका और महाराष्ट्र के बॉर्डर के ऊपर होते हैं, क्योंकि उनके पास गन्ना जो होता है ना वो दोनों स्टेट से आ रहा होता है। कोऑपरेटिव्स जो होते हैं ना, मोर देन 1 स्टेट के, उनको रजिस्टर किया जाता है फॉर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एक्ट है 2002 का। इनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है उसमें रिप्रेजेंटेशन होती है उन सभी स्टेट्स की जहाँ जहाँ पर ये ऑपरेट करती हैं। इनका एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल कंट्रोल जो होता है वो सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास होता है। एंड कोई भी गवर्नमेंट, दैट क्लियर होता है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल इसका ऊपर कंट्रोल नहीं लेगा। अब रिसेंटली कुछ डिमांड्स आई थी अपोजिशन के द्वारा, तो लोकसभा ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का अमेंडमेंट बिल लेके आए थे। बिल का एम था मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो एक्ट था ना, जो 20 साल पहले था, उसी के ऊपर अब हमको अमेंडमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? एक तो 20 साल हो चुके, 2002 के अंदर तो बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं कोऑपरेटिव्स के अंदर। एंड उस समय पर कोऑपरेशन जो था ना, ये डिपार्टमेंट था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, लेकिन 2021 की जुलाई के अंदर गवर्नमेंट ने सेपरेट कोऑपरेशन की मिनिस्ट्री भी बना दी थी, आप लोगों को पता ही होगा। पार्ट 9 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसमें 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2011 का, उसके तहत तो 97th अमेंडमेंट में आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के अंदर राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इंक्लूड किया गया था। फिर प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी एक डीपीएसपी भी बनाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें गलती से भी स्किप नहीं होना चाहिए इसमें से कुछ भी। फिर ओवर द ईयर काफ़ी सारे डेवलपमेंट किए गए थे। तो अब जो अमेंडमेंट किया जा रहा था ना, उस अमेंडमेंट में क्या बात की जा रही थी? उन्होंने कहा था मर्जर ऑफ कोऑपरेटिव्स। उन्होंने कहा था कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ना मर्ज किया जा सकता है। एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उसमें मेजॉरिटी जो होंगे मेंबर्स 2/3 की वोटिंग होगी और वो मर्ज कर पाएंगे। प्रेजेंट में सिर्फ जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनका अमलगमेशन हो सकता है एंड वो एक नया स्टोर बना सकते हैं, बट मर्जर पॉसिबल नहीं था। कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, बिल ने कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी सेटअप करने की बात की थी ताकि इन सेक्टर में इनके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर भी काम किया जा सके। अथॉरिटी के अंदर एक चेयरपर्सन होंगे, वाइस चेयरपर्सन होंगे, मैक्सिमम 3 मेंबर्स होंगे जो सेंटर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। जो भी मेंबर्स होंगे उनको 3 साल का ऑफिस का टाइम दिया जाएगा, फिर 65 ईयर्स तक की एज तक का, एंड ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं। फिर अगर कोई अपना कुछ ऑफेंस वगैरह करता है तो उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी दी जाएगी। एंड उसके अलावा कोई भी अगर अनलॉफुल गेन्स वगैरह में करता है ट्रांजैक्शन वगैरह के अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर, तो उनको भी पनिशमेंट दी जाएगी। फिर कोऑपरेटिव ऑम्बड्समैन की भी बात की जाएगी। अब देखो रिसेंटली हम लोगों ने आरबीआई के ऑम्बड्समैन की बात की थी ना कुछ दिनों पहले, जो लोग रेगुलर है उनको पता रहेगा। अब तो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था कि अपॉइंट करेंगे एक या फिर एक से ज़्यादा कोऑपरेटिव का ऑम्बड्समैन, एंड कोऑपरेटिव ऑम्बड्समैन के पास सिविल कोर्ट की पावर होंगी। रिहेबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट फंड में बिल ने कहा था कि हम लोग एस्टेब्लिशमेंट करेंगे कोऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट फंड का, जो पुरानी और सिक यानी कि जो अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पा रही ना मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उनको रिवाइव करने के लिए। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि नया सेक्शन ऐड करेंगे 70A का, जिसमें कंकरेंट ऑडिटिंग की जाएगी। क्रिटिसिज्म था इस बिल का, उन्होंने कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट के राइट्स लेने की कोशिश कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड कुछ ऑब्जेक्शंस थे कि किस तरीके से ये स्टेट ऑब्जेक्ट है ना, एंट्री 43 है, तो यूनियन लिस्ट में क्लियर है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डू नॉट कम इन द सेंटर्स डोमेन। तो वही था, सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रलाइजेशन वाली बात की जा रही थी। ठीक है, ये टॉपिक हो गया, अमेंडमेंट के बारे में देख लिया। विजन में आया था ये मल्टी स्टेट वाला। अब देखो 2014 में आया था और गवर्नमेंट रिसेंटली इस पर बिल लेके आई है, और 2021 में मिनिस्ट्री भी बनाई गई है। वेरी हाई चांस कि 2023 में ये क्वेश्चन आ सकता है। 22 में तो नहीं आया, बट 23 में आ सकता है। नाउ वी हैव मैनी फेवर फिक्सिंग द मिनिमम नंबर ऑफ डेज फॉर फंक्शनिंग ऑफ हाउस। ओम बिरला जी ने ऐसा कहा था। अब ओम बिरला जी हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, तो उन्होंने कहा कि फिक्सिंग अ मिनिमम नंबर ऑफ डेज व्हेन देयर रिस्पेक्टिव हाउसेज शुड फंक्शन। अब हमारी कंट्री के अंदर पार्लियामेंट है, स्टेट असेंबलीज हैं, उसमें सेशंस होते रहते हैं, उनके ना डेज फिक्स नहीं है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है ना वो डिसाइड करके उनको सेटअप करते हैं। अब उससे प्रॉब्लम बहुत आ रही होती है, बहुत बार ऑपोजिशन के क्वेश्चंस होते हैं, वो सवाल नहीं पहुंच पाते सेशंस। अब कोविड के टाइम पर बहुत सारे सेशंस होते हैं, उनको स्किप कर दिया गया था। तो उसी को लेकर के अभी जो 83rd कॉन्फ्रेंस चल रही है ना प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की, उसमें हमारे जो स्पीकर हैं, अब देखो हम लोगों ने जो हाईलाइट्स वाला सेक्शन में देखा था ना, कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने जुडिशरी को थोड़ा सा अटैक करने की कोशिश की। उन्होंने कहा था कि जुडिशरी ओवर रीच किस तरीके से हो रहा है।
तो हमारे जो स्पीकर हैं उन्होंने उस बात पे एग्री भी किया था। एक्चुअली इनका जो स्टेटमेंट था ना वाइस प्रेसिडेंट का, तो स्पीकर ने भी एग्री किया था। स्पीकर का एक और स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा था कि हमारे पार्लियामेंट के सेशंस के ना डेज फिक्स हो जाने चाहिए। एंड ही ऑल्सो साइड कि बाकी जो स्टेट्स हैं ना उनकी असेंबली के जो स्पीकर्स हैं उनका भी यही मानना है। अब उन्होंने ये कहा था कि कम से कम 60 डेज फिक्स कर दो, है ना, उन पर्टिकुलर असेंबलीज़ के लिए जहाँ पर 200 से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी किया जा सकता है। इससे क्या बेनिफिट होगा ना कि कुछ नंबर ऑफ डेज फिक्स हो जाएंगे तो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। यू कैन यूज़ दिस एज एन एग्जाम्पल ऑल्सो। तो थोड़ा सा सेशंस रिवाइज कर लेते हैं। आपके पॉलिटी में गिवन होता है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस पार्लियामेंट से आते हैं आपकी। समनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, समन करने का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल नोटिस देकर के बुलाना। आर्टिकल 85 में मेंशन्ड है। तो पावर की कन्वीन किया जाएगा, मतलब पावर टू कन्वीन ए सेशन जो है ये गवर्नमेंट के पास होती है। डिसीजन किसके द्वारा लिया जाएगा? कैबिनेट की कमेटी होती है इन द पार्लियामेंट अफेयर्स। इसको फॉर्मलाइज कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। एंड इंडिया के पास कोई फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं है, यही प्रॉब्लम है ना, हमारे पास कोई फिक्स पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं है। तो बाय कन्वेंशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो पार्लियामेंट को साल में 3 बार मिलना होता है। 3 बार कब कब मिलते हैं? एक तुम्हारा जो लॉन्गेस्ट सेशन होता है ना वो बजट सेशन होता है, उसको हम लोग साल का पहला बोलते हैं। तो अभी जनवरी चल रहा है, अभी आप देखोगे नेक्स्ट मंथ में इसके बारे में बात करनी स्टार्ट हो जाएगी। तो एंड ऑफ जनवरी में ही शुरू होता है और ये एंड ऑफ अप्रैल तक चलता है, और बेसिकली ये फिर फर्स्ट वीक ऑफ मई तक भी। अब सेशन में एक रिसेस होती है सो दैट जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं वो बजट के प्रपोजल्स को डिस्कस कर सकें। तो ये होगा हमारा पार्लियामेंट का पहला सेशन। दूसरा सेशन होता है 3 वीक का मानसून सेशन, क्योंकि यूजुअली जुलाई में स्टार्ट होता है और अगस्त में ख़त्म हो जाता है। थर्ड सेशन जो होता है वो होता है हमारा विंटर सेशन बोलते हैं उसको, जो कि नवंबर से दिसंबर होता है, जो कि भी रिसेंटली हुआ भी था। समनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, समन करने का मतलब होता है कॉलिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू मीट। प्रेसिडेंट समन करते हैं ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टाइम टू टाइम। गैप जो होता है ना 2 सेशंस के बीच में, वो 6 महीने से ऊपर नहीं हो सकता। यानी कि अगर बजट सेशन चल रहा है इस टाइम पर, जनवरी में चल रहा है, तो जो मानसून सेशन होगा ना वो इसके एग्जैक्टली 6 महीने बाद होना चाहिए। तो 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं दे सकती गवर्नमेंट। अगर 6 महीने के ज़्यादा का नहीं दे सकती तो मतलब साल में एटलीस्ट 2 बार उनको मिलना ही मिलना पड़ेगा। फिर होता है एडजर्न करने का। एडजर्न करने का मतलब हाउस की सिटिंग को एडजर्न करना, यानी कि विच मीट्स अगेन एट द टाइम अपॉइंटेड बाय द नेक्स्ट सिटिंग। पोस्टपोन जो है ना स्पेसिफाइड टाइम में किया रहता है एडजर्नमेंट के अंदर। जब हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास कोई डेफिनेट टाइम वगैरह होता है ना, तो अगर मीटिंग को हम टर्मिनेट कर देंगे ना विदाउट एनी डेफिनेट टाइम, तो उसको हम लोग बोलेंगे एडजर्नमेंट सिने डाई। दोनों में डिफरेंस समझ लेना। हमने एक टाइम फिक्स कर दिया कि ठीक है नेक्स्ट सिटिंग इस टाइम पर होगी, हमने डेट बता दी, हमने बता दिया कि कल मंडे को इस डेट को फलाना होगा, उसको बोलेंगे एडजर्नमेंट। हम बोलते हैं कि टर्मिनेट कर रहे हैं लेकिन हमको नेक्स्ट पता नहीं कब तक टर्मिनेट रहेगा, तब होगा एडजर्नमेंट सिने डाई। प्रोरोगेशन का मतलब देखो ध्यान देना, ये सिटिंग को एंड करने की बात की जा रही है, प्रोरोगेशन को सेशन को एंड करने की बात की जा रही है। तो यह सेशन ही पूरा खत्म हो जाता है। तो यानी कि अब फिर टाइम होता है ना प्रोरोगेशन का, और फिर रीअसेंबली होगी, नया सेशन होगा, उसको बोलते हैं फिर रिसेस। तो प्रोरोगेशन बेसिकली एंड ऑफ सेशन है, लेकिन हाउस का डिसोल्यूशन तो नहीं होता है। और हाउस का डिसोल्यूशन किसका हो सकता है? सिर्फ लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस। कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने लोग प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स्ड है, 1/10 स्ट्रेंथ ऑफ द कोरम फॉर बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। अब ये देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, कोरम हैज बीन फिक्स्ड 1/10 बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये यूपीएससी आपसे पूछ लेगा, यहाँ पर कंफ्यूज कर देगा। यहाँ पर वो बोल देगा ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट्री कैलेंडर में ये फिक्स है, नहीं है। 3 कन्वेंशन के द्वारा बताया गया कि हमारे पास 3 सेशन होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जरूर लिखा हुआ है कि कोरम होगा हमारा। यहीं से बन जाते हैं क्वेश्चन। आए भी हैं पहले क्वेश्चन ऐसे, इन्हीं टॉपिक्स से आए हुए हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे, प्रैक्टिस भी की होगी। तो थोड़ा सा रिवीजन हो गया आप लोगों का। कोरम की अगर बात करते 10% का हो गया, तो यानी कि 550 मेंबर्स, हमारे पास 552 मेंबर्स लोकसभा में, तो 55 कम से कम होंगे तब हमारा सेशन स्टार्ट हो सकता है। और राज्यसभा के अंदर 25 मेंबर अगर अवेलेबल होंगे तो हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी टॉपिक। कल वाला ये एडिटोरियल था, द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज कल्चरल रेनेसां, कल ये रह गया था। ये एडिटोरियल लिखा था हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं पीयूष गोयल जी के द्वारा। अब इसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि रिसेंटली ना काशी तमिल संगम किया गया था, ये ऑलमोस्ट 1 महीने का हुआ था। इसमें हमारे जो एंशिएंट इंडिया के ट्रेडिशंस थे ना, उन सबको एक दूसरे के साथ रिवाइटलाइज करने की कोशिश की गई थी विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न प्रैक्टिसेस। अब इस तरह के जो संगम वगैरह किए जाते हैं ना, इन सबसे फ़ायदा बहुत होता है। एक तो हमारा पुराना कल्चर जो होता है रिवाइव हो जाता है, और मुझे भी पता चला था, मैंने जब इस न्यूज़ को देखा मुझे समझ में अच्छा काशी का और तमिल का भी बहुत सारा कनेक्शन रहा है पास्ट के अंदर। तो कहते हैं काशी जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज़ है वर्ल्ड की, है ना। एंड तमिलनाडु वो एरिया की तमिल जो लैंग्वेज है ना, ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लैंग्वेज है।
कुछ लोग संस्कृत को बोलते हैं, बट संस्कृत ओल्डेस्ट लैंग्वेज नहीं है, तमिल इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, और हमारे एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन के ये पिलर्स के तौर पर काम करते हैं। तो इंडिया का एम है, हम लोग 2047 तक, हमारा इंडिया एट 2047 का विजन है, हम लोगों को सुपर पावर भी बनना है और हम लोगों को एक डेवलप्ड नेशन भी बनना है। इसमें हमारे कल्चर का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। उसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि पीयूष गोयल जी ने कहा था कि द बिगिनिंग ऑफ द इंडियाज़ कल्चरल रेनेसा। अब प्रधानमंत्री जी ने एक अप्रोच ली थी, उन्होंने लॉन्च किया था जब एक काशी तमिल संगम, उन्होंने कहा था कि जो कल्चरल इंटरमिलिंग्स है ना, was as holy as the confluence of the गंगा एंड यमुना रिवर्स। जिस तरीके से गंगा और यमुना का मिलना कितना पावन और पवित्र माना जाता है ना, उसी तरीके से काशी और तमिल संगम के अंदर जो हमारे कल्चरल इंटरमिंगिंग्स है ना, वो उतने ही पवित्र हैं। तो ये लाइन बड़ी अच्छी है, आप यूज़ भी कर सकते हो उसको कि द कल्चरल इंटरमिंगलिंग्स इज आर, मतलब इसको ना मॉडर्न तरीके से इस्तेमाल करो। द कल्चरल इंटरमिंगलिंग्स आर एज होली एज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड यमुना रिवर्स। अब आपको पास कल्चर के टॉपिक्स आते रहते हैं, ट्रेडिशंस के, आर्ट एंड कल्चर को उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस इवेंट के अंदर तमिल से बहुत सारे स्कॉलर्स को, थिंकर्स को, फिलोसफर्स को, लिटरेचर वालों को, पोएट्स वगैरह को बुलाया गया था। एंड काशी विश्वनाथ टेम्पल में भी वो लोग आए थे। काशी विश्वनाथ टेम्पल का नया कॉरिडोर इनोवेट किया गया था एंड 2022 में उसका पूरा का पूरा एक सेलिब्रेशन हुआ था, काफ़ी अच्छा। फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर था जहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग है वो गंगा को कनेक्ट करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे ट्रेडिशंस में मॉडर्निटी के साथ कैसे वहाँ के आसपास के रेजिडेंट्स के लिए, विजिटर्स के लिए एक कन्वीनियंट जगह बन जाएगी। आप में से लोगों ने बनारस तो विजिट किया ही होगा, बहुत सुंदर शहर है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं बनारस के भी हों। तो एक यूनिक सा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की गई थी जहाँ पर हम लोग अपने हेरिटेज और एंशिएंट नॉलेज को दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं, रीडिस्कवर कर सकते हैं। अब वाराणसी जो है वहाँ पर बनारसी साड़ीज़ बहुत बिकती हैं, है ना, और कांचीपुरम जो है उसमें शिमरिंग सिल्क साड़ीज़ बहुत बिकती हैं। तो दोनों के ही जो एंटरप्रेन्योर्स वगैरह थे दोनों रीजन्स के, उन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर इंटरेक्ट करके बहुत कुछ जानने को मिला। एक दूसरे की मॉडर्न प्रैक्टिसेस को समझ पाएंगे, कैसे हम लोग क्वालिटी कंट्रोल पे काम कर सकते हैं, मार्केटिंग के ऊपर, प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी पे कैसे काम करेंगे। तो अगर हम लोग टेक्सटाइल के ऊपर फोकस करने की बात करते हैं, अब सिंस हमारे जो पीयूष गोयल जी हैं, ही इज़ अ कॉमर्स मिनिस्टर हैं, तो कॉमर्स की बातें तो जाहिर सी बातें करेंगे ही। इसके साथ साथ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्सटाइल्स, है ना, और लीडर ऑफ हाउस इन दी राज्यसभा। तो गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल कन्क्लेव भी किया था इस संगम के दौरान, उसमें बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ आए थे। तो ये एक्साइटेड थे एंड कॉन्फिडेंट थे कि गवर्नमेंट का एक विजन है कि हम लोगों को टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स को ना $100 बिलियन तक लेके जाना 2030 तक। अभी बहुत एम्बिशियस विजन है, ऑलराइट। ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है। एक बार ऐसा क्वेश्चन आया भी था, 100 बिलियन समथिंग करके कुछ था, तो वो बहुत ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा था। सोच करके देखो ना, इंडिया का 100 बिलियन का एक्सपोर्ट हो रहा है सिर्फ टेक्सटाइल का। 100 बिलियन मतलब 1 बिलियन के अंदर 100 करोड़ होते हैं। उसको पहले 100 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करो, करके देखें एक बार। मान लो $1 जो है ना राइट नाउ 80 रुपीज़ चल रहा है, 80 मान लेते हैं, ठीक है, और हमको 100 बिलियन का करना है ना, तो पहले तो 100 करोड़ करते हैं। अब 100 करोड़ कितना हो गया, ये हो गया हमारा 100 करोड़। 100 करोड़ हुआ ना, ये 100 करोड़ हो गया, ठीक है। अब इसको इंटू 100 कर दो, 2 0 और लगाओ, अब इसको इंटू 80 करो, ये अमाउंट बनेगा हमारा 8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीरो के बाद इतना अमाउंट का हम लोग टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो 2030 तक करना है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर प्रीलिम्स में ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है ना कि टारगेट है वो ठीक है, बट ऐसा हो रहा है राइट ना, उसको कट कर देना। ये ओवर एम्बिशियस चीज़ें हैं, करना चाहते हैं और कर भी लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर जॉब क्रिएशन का पोटेंशियल बहुत बड़ा है। इंडिया को डेवलप कंट्री बनाना है। इंडिया का जो टेक्सटाइल मार्केट है ना, उसकी ग्रोथ देख करके जाए तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है ना वो 12 से 3% तक का है। एंड हम लोग इसको 2 ट्रिलियन तक लेके जाने की कोशिश करेंगे बाय 2047 तक, ठीक है भाई साहब। देख रहे हो, 2030 तक हम लोग करेंगे $100 बिलियन का, 2047 तक हम लोग उसको कर लेंगे $2 ट्रिलियन का। हाँ, 2047 तक पॉसिबल है, तब तक पॉपुलेशन में भी इंक्रीमेंट होगा, डिमांड्स भी इंक्रीज़ होती रहेगी, और इस सेक्टर के अंदर जो फार्मर्स की लाइफ होती है, वीवर्स की लाइफ होती है, उसको भी डेवलपमेंट का मौका मिलेगा। देन संगम जो था, इसमें काफ़ी सारी चीज़ों की बात की थी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेकर भी, कि कैसे हम लोग जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, है ना, इंडियन कल्चर हो गया है, लोकल इंडस्ट्रीज़, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, इनको कैसे प्रायोरिटाइज़ करेंगे अपनी पॉलिसीज़ के अंदर।
फिर यहाँ पर स्ट्रांगली प्रमोट किया गया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का प्रोग्राम, जो इंडिया को वर्ल्ड मार्केट के अंदर एक ग्लोबल लीडर बनाने की कोशिश करेगा। तो मोदी जी क्या करते हैं ना, आप लोगों को पता होगा, मोदी जब भी विजिट करते हैं, अभी G20 के लिए विजिट करने गए थे, तो सभी लीडर्स के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं और वो लीडर्स भी मोदी जी को गिफ्ट करते हैं। ये चलता है, वो लीडर्स आपस में दूसरे को कुछ ना कुछ गिफ्ट करते रहते हैं, बट ये चीज़ें बहुत स्ट्रैटेजिक होती हैं, आप क्या गिफ्ट कर रहे हो। तो इसके अलावा मोदी जी क्या करते हैं ना, एक एम्बेसडर के तौर पर ना ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, बहुत सारे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट वाले लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो गिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम सारी टेक्सटाइल कन्क्लेव के अंदर वुडन टॉयज़ पे बात की गई थी। तो ट्रेडिशनल वुडन टॉयज़ जो हैं उनको भी काफ़ी एक्सपोर्ट की इंक्वायरीज आती रहती हैं एंड उनके भी इंटरनेशनल बिजनेस के एग्जीबिशंस लगते रहते हैं। फिर गवर्नमेंट के जो प्लेटफॉर्म्स है ना, ONDC हो गया, गवर्नमेंट का मार्केट प्लेस हो गया, इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि हमारे जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं इनको बूस्ट मिले। अच्छा, अब ये चीज़ तमिल और काशी तक लिमिटेड नहीं है। 12 लाख लोगों ने विजिट किया था कैंपस ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU को। कल्चरल शोज़ वगैरह हुए थे, पॉपुलर एग्जीबिशंस लगाए गए थे, कुजीन्स वगैरह थे, प्रोडक्ट्स थे। तो एक नई कल्चरल झील देखने को मिली थी इंडिया के अंदर। एंड टेक्सटाइल सेक्टर जो था वो प्लान कर रहा है सिमिलर सा इवेंट तमिलनाडु के अंदर भी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा था कि संगम जो है द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज़ कल्चरल रेनेसां दैट इज़ नॉट लिमिटेड टू द बॉन्डिंग ऑफ तमिलनाडु एंड काशी, इट विल एक्सटेंड टू ऑल कल्चर्स ऑफ दिस ग्रेट कंट्री। तो थोड़ा सा आपको रिवाइज हो गया, कुछ डेटा मिल गया आप लोगों को, टारगेट्स मिल गए, कुछ इनिशिएटिव्स के नाम पता चल गए। दैट्स इट। ये एक छोटू सा क्वेश्चनर टाइप का था। RBI ने अपनी कुछ गाइडलाइंस रिवाइज की थी फॉर द लॉकर मैनेजमेंट। तो हाउ आर द रूल्स चेंजिंग फॉर द बैंक्स एंड द कस्टमर्स, वाई हैज़ देयर बीन अ रिवीजन ऑफ दीज गाइडलाइंस, विच जजमेंट फ्यूल्ड दीज चेंजेस एंड व्हाट इज द टर्म डिपॉजिट। एक केस था अमिताभ दास गुप्ता जी का, वो यूनियन बैंक के कस्टमर हैं अमिताभ दास गुप्ता जी। उन्होंने सबमिट किया था कि जो लेंडर है ना, जिसने मतलब broke his locker illegally citing incorrect assertion that he had not paid the dues between 1993 से 94 तक। अब आपको यहाँ पर ये समझना है, बैंक्स के पास लॉकर्स होते हैं, आप बैंक के पास जाते हो, उनके लॉकर में अपना कुछ सामान रखते हो। अब बैंक आपको लॉकर फैसिलिटी दे रहा है तो आपसे कुछ चार्ज भी करेगा, ऑलराइट। तो अमिताभ दास गुप्ता जी ने कहा था कि मेरा जो लॉकर था ना उससे कुछ सामान निकाल लिया गया था, और उन्होंने बोला कि मेरे लॉकर से सामान इसलिए निकाला गया था क्योंकि बैंक ने ऐसा कहा कि मैंने उनको ड्यूज पे नहीं किए थे, ऑलराइट। जो चीफ मैनेजर थे बैंक के, उन्होंने कहा कि इन्होंने इनकरेक्टली दे हैविंग इनकरेक्टली ब्रोकन द लॉकर एंड उसके लिए अपोलोजाइज भी किया था। तो मिस्टर दास गुप्ता जो थे अपना जब कंटेंट कलेक्ट करने गए थे लॉकर का, तो उनको 7 ऑर्नामेंट्स में से सिर्फ 2 मिले थे जो लॉकर में मतलब उन्होंने डिपॉजिट किए थे, और उनका एक एनवलप मिला था जो नॉन सील था, यानी कि उसको सील लगा के रखा था बट वो सील तोड़ी गई थी। तो इस वर्डिक्ट के अंदर कोर्ट ने कहा था कि इम्पोरिशन जो है ना लाइबिलिटी की अपॉन द बैन विद रिस्पेक्ट टू कंटेंट्स ऑफ द लॉकर वो डिपेंडेंट है। ये सब छोड़ो, कहानी समझ में आ गई दास गुप्ता जी की। अब चलते हैं कि क्या है ये लॉकर्स के रूल। तो लॉकर्स की सेफ्टी को लेकर के उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, उसमें मैनेजमेंट अच्छे से हो, सेफ डिपॉजिट्स को लेकर के जो RBI था ना उसने कुछ गाइडलाइंस को रिवाइज किया था। तो ये जो थे ना, ये गाइडलाइंस 1 जनवरी 2022 से आ गई थी। गाइडलाइंस क्यों निकाली गई थी? सुप्रीम कोर्ट ने अमिताभ दास गुप्ता का जो केस था ना उसमें कुछ अपना वर्डिक्ट दिया था 2021 में। तो RBI ने कहा था कि ठीक है हम लोग अपनी गाइडलाइंस को रिवाइज करते हैं। अब क्या चेंजेस किए गए हैं? जब आप लॉकर्स अलॉट करोगे ना तो बैंक्स को ना एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा कस्टमर के साथ एक ड्यूटी स्टैम्प पेपर के ऊपर, और उसकी फिर कॉपी दोनों पार्टीज के पास रहेंगी, बैंक के पास भी और जो यूज़र था उनके पास भी। बैंक्स वुड नॉट बी अलाउड टू ऑब्टेन अ टर्म डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट टू अ कंज्यूमर। तो ये कवर करेगा 3 साल का रेंट एंड वुड नाउ भी, मैंने गलती से नॉट बोल दिया। अब बैंक क्या करेगा कि जब अलॉट करेगा ना लॉकर तो 3 साल का एक अमाउंट ले लेगा, है ना, चार्जेस ले लेगा। एंड फॉर ब्रेकिंग ओपन ए लॉकर शुड द लॉकर हायरर नीदर ऑपरेटिंग नॉर पे रेंट। ओके फाइन। सेंट्रल आइडिया ये है कि प्रॉम्प्ट पेमेंट हो जाना चाहिए लॉकर के रेंट का। ये ना हो कि कस्टमर बोले कि यार मैं आपका ठीक है आप सामान रखो ना प्लीज़ अगले महीने दे दूंगा, नहीं, 3 साल में प्रॉम्प्ट एडवांस पेमेंट करके रखो। फर्दर इफ़ द लॉकर का रेंट इज कलेक्टेड इन एडवांस, जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट होगा ना वुड रिक्वायर टू बी रिफंडेड टू द कस्टमर शुड ही सरेंडर द अकाउंट। फाइन, अगर उसने टाइम से पहले अपना अकाउंट वगैरह सब वो ले लिया, लॉकर बंद कर दिया, तो उसका अमाउंट रिफंड भी कर देना है। एडिशनली अंडर नो सर्कमस्टांसिस एंड ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर फॉर इंश्योरिंग द कंटेंट्स। लॉकर के अंदर की जो चीज़ रखी हुई है ना वो चीज़ का इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड किया जा सकता क्योंकि वो बैंक के ऊपर लाइबिलिटी बन जाएगी ना फिर। तो व्हाट इज़ न्यू फॉर द कस्टमर? जो लॉकर्स ऑपरेट की जाता है ना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के तहत, बैंक एक मेजर सेफगार्ड लगाएगा उसके प्रति, उसमें सिक्योरिटी का ब्रीच ना हो। एक SOP बनाया जाएगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। नया पासवर्ड आप कैसे सेट कर सकते हो अगर आप जस्ट इन केस आप पासवर्ड को भूल गए हो तो, पहले ये चीज़ नहीं थी। तो कस्टमर्स को इन्फॉर्म करना होगा बैंक को इमीडिएटली अगर उनकी लॉकर की गुम हो जाती है
तो बैंक के पास एक रिजर्व डिस्क्रिप्शन होगा अगर उनको लॉकर को ब्रेक करना होगा विथ रिगार्ड्स टू ड्यू प्रोसीजर। अगर उनका रेंट जो है वो 3 साल तक पेंडिंग रहा तो 3 साल तक अपने लॉकर का रेंट नहीं दिया तो बैंक आपके लॉकर को तोड़ देगा। लेकिन उनको इन्फॉर्म करना होगा यूज़र को विद टाइम, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि अपने जो डिपॉजिटेड कंटेंट्स हैं आप उनको विड्रॉ कर लीजिए। जो ब्रेक ओपन प्रोसेस होगा उसमें एक बैंक का ऑफिसर होंगे, 2 इंडिपेंडेंट विटनेस होंगे, पूरे प्रोसेस को टेप किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। आइडिया है कि एविडेंस कलेक्ट करके रखो ताकि फ्यूचर के अंदर कोई ऐसा डिस्प्यूट ना हो। तो ये था, इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा नहीं कि कोई बहुत कुछ खास होने वाला है, बट जस्ट फॉर योर अवेयरनेस कि आरबीआई ने रिसेंटली ना, हाँ एग्जाम में आप इसको वो यूज़ कर सकते हो, यूज़र की सेफ्टी के लिए आरबीआई ने रिसेंटली लॉकर्स की गाइडलाइंस को अपडेट किया था। बस सिंपल एक एविडेंस के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, वेरी हेल्पफुल इट वुड बी। वी हैव दिस एडिटोरियल बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। भाई वीडियो आज की थोड़ी लंबी जाएगी, शायद 1.5 घंटा टच कर जाए, क्योंकि अभी इसके बाद भी एक एडिटोरियल और है और उसके बाद हमारे एथिक्स के क्वेश्चन भी हैं 2014 वाले। तो सुभाशीष बैनर्जी जी एक प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस के अशोका यूनिवर्सिटी में। अब ये जो टॉपिक है ना, इसमें बात की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन का जो रिमोट वोटिंग मशीन का कॉन्सेप्ट आ रहा था ना, तो इन्होंने उसी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने नोटिस तो डाल दिया हम लोग रिमोट वोटिंग मशीन लेके आएंगे, लेकिन आप लोगों ने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। तो इंटेंशन थी कि हम लोग रिमोट वोटिंग मशीन लगाएंगे ताकि कुछ लोग, जैसे आप एक स्टेट ए के रहने वाले हो, आपका एड्रेस यहाँ के, बट आप किसी कारण से बी स्टेट में रह रहे हो जॉब के सिलसिले में या फिर आपने माइग्रेशन किया होता। अब आपका वोटिंग कार्ड तो ए का बना हुआ है, लेकिन जब भी यहाँ पर वोटिंग होती है तो आप नहीं जा पाते किसी कारणवश, और इंडिया के अंदर इसलिए वोटर टर्नआउट भी काफ़ी कम रह जाता है। तो उसी को इम्प्रूव करने के लिए इलेक्शन कमीशन लेके आया रिमोट वोटिंग मशीन के कॉन्सेप्ट को, यानी कि वोटर्स जो रेजिडेंट्स है किसी और जगह पर, वो अपनी होम कॉन्स्टिट्यूंसीज में बी में बैठे बैठे ए के लिए वोट कर पाएंगे। अब इंडिया के अंदर बहुत सारी माइग्रेंट पॉपुलेशन है ना, तो ये चीज़ रिक्वायर्ड है। तो इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज किया था कि वो रिमोट वोटिंग मशीन्स लगाएगा एंड मल्टी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक्सटेंशन होगा, है ना। तो जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन होती है ना हमारे ईवीएम में होगी, कुछ उस तरह की होंगी, लेकिन रिमोट लोकेशन से होंगी। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि 16 जनवरी को ना जो भी पार्टीज़ हैं उनको सबको हम डेमोन्स्ट्रेशन देंगे इस चीज़ का। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने ओवर एम्फोसाइज कर दिया था रिमोट वोटिंग मशीन्स को, तो उसी के बारे में ये पूरा का पूरा एडिटोरियल है। तो कुछ क्वेरीज इन्होंने रेज़ की थी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके जानने की कोशिश करते हैं इन्होंने क्या कुछ क्वेरीज रेज़ की हैं। एक बड़ा अच्छा की टर्म है ज़ीरो ट्रस्ट का, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। पहला उन्होंने सवाल किया कि हु विश टू अप्लाई फॉर द रिमोट वोटिंग आर एबल टू डू सो विदाउट लेट और हिंड्रेंस। अब कोई भी लगा लो, आप एक पर्सन हो, आप दिल्ली में रह रहे होंगे, अगर बहुत सारे लोग सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली में रहते हैं, तो आप दिल्ली में हो, आपका वोटिंग कार्ड बना हुआ है, मान लो महाराष्ट्र का बना हुआ है, केरला का बना हुआ है, असम का, जम्मू कश्मीर का, और आप 18 से ऊपर आपको वोट करने जाना है। अब ये आप अप्लाई तो करना चाहते हो, है ना, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही, इस चीज़ को इंश्योर कर पाना। फिर जो भी एप्लीकेंट्स थे उनकी प्रोसेसिंग की गई है फेयरली, है ना, विदाउट एनी इनएडवर्टेंट या फिर सेलेक्टिव एक्सक्लूजन नहीं किया गया है। ये आप कैसे, इन्होंने क्वेश्चन रेज किए हैं कि इलेक्शन कमीशन को पूछा कि बताओ ये प्रोसेस कैसे फॉलो कर रहे हो आप, इन लोगों को सेलेक्टिवली एक्सक्लूड किया गया नहीं किया गया, कैसे ये हो कैसे रहा है ना। अंडर व्हाट कंडीशंस आप डिनाई कर दो कि आपकी रिमोट वोटिंग अलाउ नहीं होगी, वो कंडीशंस क्या क्या हैं आपके पास, ठीक है। फिर उसके अलावा तो उन्होंने ये भी कहा था कि प्रोटोकॉल्स में ना बहुत सारी एप्लीकेशंस को चेक करने की ज़रूरत है, पब्लिकली वेरीफाइबल है या नहीं, रिमोट लोकेशन से, होम लोकेशन से, और ये तभी हो पाएगा जब जीरो ट्रस्ट टेक्नोलॉजी जो वेरीफाइबल जीरो ट्रस्ट टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल करोगे, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ना इलेक्टोरल रोल्स का रिमोट वोटिंग मशीन में, वो डिजिटल तरीके से है। अब जीरो ट्रस्ट क्या होता है, एक स्ट्रेटजिक अप्रोच होती है साइबर सिक्योरिटी की, जहाँ पर आप सिक्योर करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को, उसमें जो भी आपके इम्प्लिसिट ट्रस्ट और जो बाकी सारी चीज़ें होती है ना, उन सबको वैलिडेट करने की, उनको हटा देते हो। तो डिजिटल ट्रांजेक्शन के अंदर जहाँ भी आपको स्कोप लगेगा ना, ट्रस्ट के इश्यूज हो सकते हैं, उन सबको आप एलिमिनेट कर देते हो। तो दिस इज जीरो ट्रस्ट स्ट्रेटेजिक अप्रोच। इन्होंने यही कहा कि भाई आप जब डिजिटल कॉन्सेप्ट को यूज़ करने वाले हो, तो हर एक स्टेप के ऊपर आपको ट्रस्ट वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं आप उनको अप्लाई कर रहे हो कि नहीं, हाउ डू यू मेन कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन हो पाएगा, ये उन्होंने सवाल उठाए हैं इलेक्शन कमीशन से। सेकंड उन्होंने कहा कि एक पर्सन को अगर आप अलाउ करते हो वोट करना रिमोटली, इज इट इनवैलिडेटेड फॉर ए लोकल वोटिंग। बहुत अच्छा सवाल है। देखो उसने कहा कि एक पर्सन ए में रजिस्टर्ड है और वो बी में भी उसके पास रिमोट वोटिंग मशीन का ऑप्शन है। अब वो ए के अंदर जो लिस्ट बनी हुई थी उस लिस्ट में से आपने उसका नाम इनवैलिडेट कर दिया है और आपने बी में उसको लिस्ट कर दिया, ये इंश्योर कैसे करोगे? यहाँ पर डेटा में गड़बड़ हो गई तो फिर क्या करोगे? फिर हाउ विद द वोट्स, है ना, बेसिकली बोथ जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की और वीवीपैट के स्लिप्स हैं इनको कैसे काउंट करोगे, है ना, रिमोट लोकेशन पे जाओगे या फिर वीवीपैट्स को मंगवाओगे, वेरीफाई कैसे करने वाले हो? फिर हु विल बी पोलिंग द एजेंट्स, रिमोट लोकेशन पे एजेंट्स कौन होंगे,
कौन सी टीम को यूज़ करोगे? क्या वहाँ के इलेक्शन कमीशन को यूज़ करोगे या फिर स्टेट ए का इलेक्शन कमीशन की टीम जाएगी स्टेट बी के अंदर, वहाँ पर उसको सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा, है ना? और वहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अलग होगा रिमोट साइट के ऊपर, तो उस रिमोट वोटर को कोई फोर्सफुल तरीके से वोट तो नहीं करवा रही, ये बात कैसे इंश्योर करोगे? तो ये जो अब प्रॉब्लम्स है ना, दे आर नॉट इनसरमाउंटेबल, लेकिन इनमें कंसिडरेबली मोर ड्यू टू डिलीजेंस। तो इसमें एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट की ज़रूरत है। हमको कैसे डिज़ाइन करेंगे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स को, उसमें कैसे वेरिफिकेशन को इंश्योर करेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये जो अनवेरीफाइबल वोटिंग मशीन्स है ना, ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग ऑस्ट्रिच की तरह ऑस्ट्रिच लाइक प्रॉब्लम रही है इलेक्शन कमीशन की। मैंने आपसे कहा था ना कि ऑस्ट्रिच लाइक प्रॉब्लम वाला वर्ड दोबारा आएगा आज के वीडियो के अंदर, वो यही है। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन से जब भी बात की जा रही होती है ना वेरिफिकेशन की लेकर के, तो वो ऑस्ट्रिच वाली अप्रोच लेके आ जाते हैं, गर्दन ज़मीन में डाल लेते हैं और इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं, इग्नोर करने लग जाते हैं। अच्छा, यहाँ से एक सवाल पूछूं, इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल की गई थी? बहुत बार आ चुका है, और दिस टाइम मीन्स 2022 में ना आपका एक क्वेश्चन आया था इलेक्शन कमीशन को लेकर, बट वो आया था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर, बट ईवीएम को लेकर के पहले सवाल यूपीएससी पूछ चुका है। ऑलराइट, तो रिमोट वोटिंग मशीन्स के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल आ जाएंगे, और इलेक्शन कमीशन को लेकर के ना 3 सवाल आए थे मीन्स में। तो इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो भी न्यूज़ में चल रहा होता है ना इनसे संबंधित, वो आपको पता ही होना चाहिए, यू कैन नॉट इग्नोर इट। तो सवाल है आपके पास, ईवीएम इंडिया में पहली बार कब इस्तेमाल किए गए थे? एग्जाम्पल बहुत ईजी कर देता हूँ, मतलब हिंट दे देता हूँ बहुत सारे। 1982 में इस्तेमाल हुआ था, और सदर्न इंडिया का कोई स्टेट था। अब आपको सिर्फ स्टेट का नाम मेंशन करना होगा, अगर किसी को आता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं तो मैं यही मान लूँगा कि सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए बैठे हो, आपको नहीं आता। तो उन्होंने ये कहा था कि वेरीफाइबिलिटी और सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंस के प्रिंसिपल के ऊपर काम किया जाना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल दिए थे उन्होंने कि दूसरी कंट्रीज़ के, कि जैसे जर्मनी के अंदर जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल कोड था, उन्होंने कहा था कि 2009 में वो लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। एंड सिमिलर से जुरिस्डिक्शन आए थे यूरोप में, अमेरिका में, पाकिस्तान में भी। यूएस की जो नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस है, उन्होंने रिकमेंड भी किया था कि प्योर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को पब्लिक मतलब इस्तेमाल ना करो। ये पब्लिक रिपोर्ट आई थी उनकी 2018 में। उन्होंने कहा था कि वन वे आउट क्या हो सकता है कि आप सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंस को मेंटेन करो, है ना। वीवीपैट वाला जो सिस्टम होता है ना, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कंप्लीटली काउंट करो स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट सैंपल को, इसको बोलते हैं हम लोग रिस्क लिमिटिंग ऑडिट। और ये जो रिस्क लिमिटिंग ऑडिट है ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि कुछ रैंडमली सिलेक्टेड ईवीएम्स को ना, हमारी जो असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज की वोटिंग होती है ना, उसमें वीवीपैट की काउंटिंग करो, है ना, और बेसिकली एक वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर उनमें 4-5 रैंडम से उठाओगे, उसमें एक में भी गड़बड़ मिल गई, तो फिर आपको उस पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी की वोटिंग को कैंसिल करना पड़ेगा कि वहाँ पर गड़बड़ हुई है। तो उनका रैंडमली चेकिंग की जा सकती है। ये एक एंडिंग है, आपको वे फॉरवर्ड या फिर कंक्लूजन लिखने में मदद करेगा। क्रिप्टोग्राफी मे हेल्प इन डूइंग सो। आफ्टर ऑल, वन कैन नॉट ब्रिंग डिजिटाइजेशन टू पब्लिक लाइफ बट लीव द रिगर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस बिहाइंड। यानी कि आपको ये नहीं कह सकते कि आप डिजिटल साइंस को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। आप डिजिटल साइंस को इस्तेमाल करोगे तो आपको कंप्यूटर साइंस को साथ में लेके चलना पड़ेगा। बिकॉज ये जो प्रोफेसर साहब है ना अशोका यूनिवर्सिटी के अंदर, ये कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं। तो इन्होंने देखोगे आप सारी चीज़ें ना डिजिटल वर्ल्ड में साइंटिफिक तरीके से वेरिफिकेशन को लेकर के उन्हीं पर सवाल उठाए थे कि आप रिमोट वोटिंग मशीन जब लगा रहे हो आरवीएम, तो उसमें जाहिर सी बात है कि डिजिटल कनेक्टिविटी देने वाले हो, साइबर सिक्योरिटी का क्या इशू होगा, उसको कैसे हैंडल करने वाले हो आप। अब ये टॉपिक आपका GS3 में भी कनेक्ट कर जाता है ना, साइबर सिक्योरिटी के साथ इशू बन सकते हैं यहाँ पर। तो लेट्स सी 16 जनवरी को जब इलेक्शन कमीशन ये डिस्प्ले करता है दूसरी पार्टीज़ को, तब उनके क्या फीडबैक आते हैं। छोटा सा और टॉपिक है हमारे पास, डीक्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी बट नो सेम सेक्स मैरिज। अभी हुआ क्या है ना कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि जितने भी ये जो इश्यूज़ हैं सारे के सारे होमोसेक्सुअलिटी के जितने भी केसेस चल रहे थे बाकी हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी की सारी प्लीज़ अपने पास मंगवा ली थी। एंड उसी को लेकर के बात की जा रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। यानी कि जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल वाला चीज़ थी ना, वो पहले क्रिमिनलाइज थी, उसमें सज़ा हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इसको डीक्रिमिनलाइज कर देना है। उन्होंने कहा भी था कि जब हम किसी के सेक्सुअल रिलेशनशिप को क्रिमिनलाइज करते हैं ना, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, ऑफ द अडल्ट्स हैविंग द सेम सेक्स, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो ठीक है, एक अच्छा काफ़ी कंजर्वेटिव माइंडसेट था पहले, उसको थोड़ा सा लिबरलाइज किया गया था 2021 में। अब उसको लेकर के ना हालांकि कोई कानून, अब देखो ये चीज़ समझने की कोशिश करनी है, इंडिया में सेम सेक्स मैरिज को अलाउ नहीं किया गया अभी तक। उन्होंने सेक्स रिलेशनशिप को तो अलाउ कर दिया था कि उसको क्रिमिनलाइज नहीं करेंगे अब हम, बट सेम सेक्स मैरिज को किसी एक्ट में नहीं रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये सारे के सारे केसेस मंगवाए थे ना अपने पास, तो उन्होंने यही बात चेक करने की कोशिश की थी कि हम लोग जब सेम सेक्स मैरिज को कौन से एक्ट के अंदर रखेंगे। तो बात ही चल रही थी कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर रखा जाएगा इसको। अब इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, उन्होंने इस बात को थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाया था
पहले जो अटैम्प्ट्स किए गए थे कि हम लोग फॉर्मली कैसे हम लोग सेम सेक्स रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करेंगे। 2021 के अंदर हमारे जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता जी, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया था कि अकॉर्डिंग टू लॉ मैरिज जो है ना ये परमिसिबल है बिटवीन बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल वुमेन। सेंटर ने आर्ग्यूमेंट भी दिया था अगेंस्ट द अर्जेंसी ऑफ द प्लीज। उन्होंने कहा था कि इतना अर्जेंसी क्या है, नोबडी वॉज डाइंग इन द एब्सेंस ऑफ अ मैरिज सर्टिफिकेट। अगर किसी को मैरिज का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है तो मर नहीं रहे हैं वो लोग। ये आपको समझना पड़ेगा क्या इस पॉइंट पर गवर्नमेंट का ये कहना ठीक था या नहीं था। तो कि आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आएंगी फ्यूचर के अंदर जहाँ पर आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ये चीज़ कोर्ट के पास रोज़ हो रही होती है, कोर्ट को प्रायोरिटाइज करने पड़ते हैं केसेस। कुछ केसेस होते हैं जो अर्जेंट मैटर के होते हैं, जहाँ पर क्वेश्चन होता है लाइफ एंड डेथ का। कुछ ऐसे होते हैं कि इस केस को आप थोड़ा डिले कर सकते हो, इसलिए आप लोग देखोगे इंडिया के अंदर 50-50 साल तक चल रहे हैं प्रॉपर्टी के केसेस, क्योंकि उनका पता है प्रॉपर्टी का मामला है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इतनी। बट देयर आर सर्टेन केसेस, जैसे अगर कुछ बॉर्डर इश्यूज़ हो गया, इंटरनेशनल क्राइम हो गया, है ना, कुछ केसेस को जो कोर्ट वगैरह होते हैं ना वो एकदम अटमोस्ट प्रायोरिटी पे ले लेते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यही कहा था कि इस पर इतनी अर्जेंसी क्या है, नोबडी इज़ डाइंग विदाउट द सर्टिफिकेट। अब कुछ आपको समझने की ज़रूरत है कि एक तो नेदरलैंड्स वर्ल्ड का पहला कंट्री था जिसने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया था। एशिया के अंदर अगर इंडिया ऐसा कर देगा तो आफ्टर ताइवान एशिया में इंडिया सेकंड कंट्री बन जाएगा। ऑलराइट, तो एज ऑफ नाउ सिर्फ 32 कंट्रीज ऐसी जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया हुआ है। एंड मोर देन 6.7 बिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड वो ऐसी कंट्रीज़ में रह रहे हैं जहाँ पर सेम सेक्स मैरिज लीगल नहीं है। सिर्फ 1.21 बिलियन ऐसे लोग हैं जो उन देशों में रह रहे हैं जहाँ पर ये लीगल है। ये कुछ चार्ट्स हैं, अब हालांकि इस चार्ट में बहुत कुछ आपको समझ में आएगा भी नहीं, बट दिस इज़ वन थिंग कि 32 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर सेम सेक्स मैरिज लीगल है। एंड 68 में होमोसेक्सुअलिटी इलीगल है, 133 के अंदर होमोसेक्सुअलिटी लीगल है, सेम सेक्स मैरिज इलीगल है, कुछ में रेस्ट्रिक्टेड राइट्स हैं। ओके, इसके अलावा मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं यूरोप, ओशनिया, नॉर्थ साउथ अमेरिका, उन्होंने लीगलाइज कर दिया था, या फिर उन्होंने कुछ कपल्स को थोड़े से राइट दे दिए बट विद रेस्ट्रिक्शंस। प्रॉब्लम चल रही है एशिया और अफ्रीका की। यहाँ पर जो कंट्रीज़ है ना, इन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनल ऑफेंस तो कंसिडर नहीं किया, करना बंद कर दिया है, बट इसको एक लीगल स्टेटस देना सेम सेक्स मैरिज का ये अभी तक नहीं हो पाया है। एक सर्वे किया गया था प्यू रिसर्च के द्वारा 34 कंट्रीज़ के आसपास में 13 मई से और 2 अक्टूबर 2019 तक। तो उसमें 37% जो जिन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया था ना, उसमें से 37% थे इंडिया के अंदर जिन्होंने कहा था कि होमोसेक्सुअलिटी शुड बी एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। नोटेबली 25% लोग ऐसे थे रिस्पॉन्डेंट्स इंडिया के अंदर, उन्होंने इसका सवाल का जवाब देने से मना कर दिया था और उन्होंने ये कहा था कि हमें इसका जवाब नहीं पता है। अब ये चीज़ में एक्चुअली में हुआ क्या था ना, इस रिसर्च के अंदर जब लोगों से ये पूछा गया था कि आप इसका जवाब क्यों नहीं देना चाह रहे, तो उन्होंने ये कहा था कि देखो यार, मैं पूरे तरीके से इसके मैं इसको फेवर कर रहा हूँ इस मामले में पूरे तरीके से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का भी पर्सनल राइट्स को आप सप्रेस करो। ठीक है, सरकार ने इसको डिक्रिमिनलाइज किया, बहुत अच्छी बात है। उन लोगों की पर्सनल लाइफ है, उनका सेम सेक्स के साथ कोई रिलेशनशिप है, उसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। दूसरी साइड मैं इसको फेवर इसलिए नहीं कर सकता पब्लिसाइज करके, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि एग्जैक्टली उनकी क्या फीलिंग्स होती है। तो ये इसलिए लोगों ने बोला कि मैं इसका जवाब ही नहीं दे सकता। मुझसे पूछोगे कि इसको सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आई कैन नॉट से येस, मैं नो भी नहीं कह सकता। पर्सनल राइट्स भी इंपॉर्टेंट है उनके, बट मुझे उसके बारे में पूरी डिटेल ही नहीं है। तो ऐसे लोगों ने फीडबैक दिया था। 2-3 बातें आपको याद रखनी होंगी। एशिया के अंदर ताइवान ने किया हुआ है अलाउ सेम सेक्स मैरिज को, इंडिया सेकंड कंट्री बन सकता है। वर्ल्ड में सबसे पहले नेदरलैंड ने किया था 2000 में, और अभी राइट नाउ 32 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सारे के सारे प्लीज मंगवा लिए थे अपने पास सभी हाई कोर्ट से, चेक करने के लिए कि सेम सेक्स मैरिज को क्या हम लोग स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर कंसिडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एथिक्स का अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेशन स्टार्ट करते हैं। 2014 के सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले 2003 का कंप्लीट हो चुका है। मैं रिपीट कर देता हूँ, जिसने भी 2013 का पूरा फॉलो किया था ना, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने सारे के सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए होंगे। अब एक काम करो, 2 दिन का टाइम लो, सारे क्वेश्चन जो आपने नोट डाउन किए थे उनको याद करो, जो आपने लिखा था याद करो उनको, और फिर 2 दिन बाद एक 3 घंटे का स्लॉट बनाओ 3 आवर का, और उसमें सारे क्वेश्चन पेपर रखो अपने सामने, या तो प्रिंट आउट ले लो या फिर आपके पास लैपटॉप में ओपन कर सकते हो। एंड 3 घंटे के अंदर अंदर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो जो आपने याद किया उसका। ट्रस्ट मी, उसको सॉल्व करने से आपके पास बहुत सारा इनपुट आएगा, आपको टाइम फ्रेम का पता चलेगा, और जो आपने याद किया ना वही आपको नेक्स्ट टाइम यूज़ करना होगा 2023 में जब आपका एग्जाम होगा। बहुत सारे पॉइंट्स वहाँ से निकलेंगे। केस स्टडीज़ हमने 6 सॉल्व की थी, उनके तौर तरीके आपको पता चल गए होंगे। सो डू दिस एक्सरसाइज, दिस इज गोइंग टू बी वे मोर हेल्पफुल। उसके बाद क्या करना, जब आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे 2022 तक हम लोग सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, और आपने सारे पेपर आप देखो 2013 से 2022 तक के तुम्हारे पास सारे सॉल्व आंसर रखे हैं।
अगर तुम लोगों ने प्रीलिम्स से पहले कर लिया ना, एथिक्स पे बहुत मजबूत पकड़ बन जाएगी। और तकरीबन 50 पेज के नोट्स बनते हैं लोगों के, है ना। फिर क्या करना है, जो सॉल्व पेपर्स है ना, इनमें बुक उठाना DK बालाजी की, और या फिर कोई और देख लेना, उसमें जो सॉल्व पेपर्स होते हैं ना उनसे मैच करना और अपने में नई वैल्यू एडिशन कर लेना। तरीके बता रहा हूँ, चॉइस आपकी है। पहला क्वेश्चन 2014 का है हमारा, 10 नंबर का है, 150 वर्ड्स का, 10 नंबर की, यानी कि 2 पेजेस मिलेंगे। ऑल राइट, ऑल ह्यूमन बींग्स एस्पायर फॉर हैप्पीनेस, डू यू एग्री। आपसे पूछा गया है कि क्या हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसके पास खुशी होनी चाहिए, हैप्पीनेस। व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू, आपके अकॉर्डिंगली हैप्पीनेस क्या है, और एक्सप्लेन करो विद आंसर्स। ये आंसर की जगह आई थिंक एग्जाम्पल होना चाहिए था शायद। 2014 का GS4 का ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके सिलेबस में एक पॉइंट है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स, ये वहाँ से निकल के आता है। तो आप उसने पूछा था कि डू यू एग्री, तो ठीक है, वी कैन स्टार्ट विद दिस सेइंग यस आई एग्री दैट ऑल ह्यूमन बींग्स एस्पायर फॉर द हैप्पीनेस। फिर एक थिंकर का नाम है प्लेटो, बिलीव्ड दैट ऑल पीपल इन सम वे डिजायर्ड हैप्पीनेस। एक और थिंकर है एपिक्यूरस, रिगार्डेड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एज अ चीफ एम ऑफ लाइफ वेयर हैप्पीनेस इज एन एंड इन इटसेल्फ। देन मिल्स जो थे, उन्होंने कहा था कि जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस का प्रिंसिपल है, इट एम्स हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। देन अकॉर्डिंग टू आयन रैंड, अचीवमेंट ऑफ वंस ओन हैप्पीनेस इज हिज हाईएस्ट मॉरल पर्पस। अब आयन रैंड को अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मैं मान सकता हूँ कि आप बहुत इंटरेस्टिंग हो रीडिंग के अंदर, क्योंकि आयन रैंड बहुत ही गजब राइटर है। ओके, अब हम लोगों ने देखो क्या किया, इंट्रोडक्शन में बता दिया हैप्पीनेस के बारे में, 4 हम लोगों ने थिंकर्स के बारे में बात कर दी। सी आइडेंटिफाई कर पाना क्वेश्चन को कि ये सिलेबस के कौन से पार्ट आया है ना, इज़ ए 50% विक्ट्री। फिर आपको सडनली अपने चैप्टर के नोट्स याद आ जाएंगे, अच्छा उस थिंकर ने ये बोला हुआ तो वो वाला पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं। देन उसने पूछा था अबाउट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस डज नॉट मीन मोमेंटरी फिजिकल और मेंटल प्लेजर, हैप्पीनेस इज जॉय विच प्रोवाइड्स मीनिंग एंड पर्पज इन लाइफ। फॉर मी हैप्पीनेस लाइज इन सेटिस्फैक्शन इन वट आई डू, if I am satisfied with my efforts, if I have my 100%, then it drives happiness for me। क्योंकि उसने पूछा था what does happiness mean to you, आपके लिए हैप्पीनेस क्या होती है, उसने वो पूछा था, हमने उसका जवाब दे दिया। अब वो कह रहा है एक्सप्लेन विद आंसर्स, ये एग्जाम्पल होगा आई थिंक। एग्जाम्पल देते हैं, आई एम एन IT प्रोफेशनल एंड a civil service aspirant, I manage both job and studies while going to bed। If I'm satisfied with my day's efforts, then I feel the purpose of that particular day is achieved. This cycle, when continued to weeks and months, देखो months की spelling गड़बड़ है, becomes a long-lasting happiness। दूसरा example, at workplace, contributing to the team with my efforts gives me inner peace, satisfaction and happiness। तो if I'm satisfied with my day's effort, yes तो smile, no तो sadness। ये कर सकते हो आप एग्जाम में, लोग करते हैं ऐसा। Hence, all aspire for happiness, and it means differently to different people. But as said in Ramayana, is नहीं आएगा, in Ramayana, दुर्लभम ही सदा सुखम, which means to be happy always is something which is difficult to achieve। तो हम लोगों ने उसके क्वेश्चन को एड्रेस कर दिया ना, ये वाला स्टेटमेंट की भी बात करी, थिंकर्स के 4 थिंकर्स के नाम लिख दिए, रामायण को भी कोट कर दिया, डू यू एग्री का भी आंसर दे दिया, हैप्पीनेस मीन टू यू का भी बता दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया। अच्छा, ये जो सिचुएशन है ना यहाँ पर कि आप क्या कुछ कर रही है, इसको आप हाइपोथेटिकल भी रख सकते हो। अपने एग्जाम्पल्स आपको ज़रूरी रियल लाइफ की नहीं देने होते, तो ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। 1 का B पार्ट है, व्हाट डज एथिक्स सीक टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ, ओके, व्हाई इज इट ऑल मोर इम्पॉर्टेंट इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्वेश्चन 10 नंबर का 2 पेजेस है, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहले तो एथिक्स के बारे में पूछ रहा है कि ह्यूमन लाइफ में क्या प्रमोट करता है। तो हम लोगों को जब ये ह्यूमन लाइफ में क्या प्रमोट करता है उससे पहले बताना पड़ेगा एथिक्स होता क्या है। अब आप लोग याद करो 2013 में पहला जो क्वेश्चन किया था, वैल्यूज़ और एथिक्स का कंपैरिजन किया था, वहाँ पर हम लोगों ने एथिक्स की डेफिनेशन लिखी थी। अब देखो जिसने 2013 का सॉल्व किया होगा उसको यहाँ पर एथिक्स की डेफिनेशन लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। वाई इज़ इट ऑल मोर इंपॉर्टेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर भी क्वेश्चन किया था, समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना 6-5-3 का, कोशिश करो 6 मिनट में लिखने की। वैसे मुश्किल होगा 6 मिनट में, पर जनरली लोग 7 मिनट में लिखते हैं, पर मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस में 6 मिनट की तैयारी करो, एग्जाम है वो 7 मिनट अपने आप हो जाएगा, क्योंकि नया सवाल होगा, प्रेशर बहुत होगा, बहुत लोग आसपास लिख रहे होंगे, आपको डर होगा कि ये लोग सबका मेंस का क्लियर ना हो जाए, मतलब हो जाए मेरा ना हो, उस प्रेशर में वो 6 मिनट के साथ 8 मिनट बन जाते हैं। सो एम फॉर 6 सो दैट एटलीस्ट यू कंप्लीट विद इन 7 to 8। कोशिश करो 5 पॉइंट लिखने की, और उन 5 पॉइंट में कोशिश करो 3 डायमेंशन को टच करने की। ठीक है, क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। सिलेबस में ये जो टॉपिक है ना हमारा एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, जो हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है आपके एथिक्स के GS4 के सिलेबस में, वहाँ से आता है। ठीक है, हम लोग पहले बताएंगे एथिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स ईथोस विच मीन्स कैरेक्टर, हैबिट एंड कल्चर। ये हम लोगों ने किया था 2013 के आंसर में।
It is study of human action from the point of view of its rightfulness or wrongfulness. It is a science which human ought to be. तो अब क्रिश्चियनिटी के अंदर जो एक डेफिनेशन है एथिक्स की वो वेल कॉन्क्रेटाइज की गई है इन द मैक्सिम डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू टू यू. लोगों के साथ वो मत करो जो आप अपने साथ नहीं होने देना चाहते. एग्जैक्टली सेम चीज़ हम लोगों ने महाभारत वाले की थी ना, परिश्राम ने समाचरी करके ऐसा कुछ करके जो किया था. तो यहाँ पर क्रिश्चियनिटी का इस्तेमाल कर लिए, वहाँ पर हमने रामायण का उसका महाभारत का इस्तेमाल किया था. ये सब गिवन था वहाँ पर हम लोगों ने क्रिश्चियनिटी की भी बात की थी. तो ठीक है, हम लोगों ने एथिक्स तो एक्सप्लेन कर दिया, उसको बता दिया. अब हम लोग बताएंगे ह्यूमन लाइफ के अंदर ये कैसे प्रमोट करना होता है. ह्यूमन लाइफ में एथिक्स सीख, ध्यान रहे क्वेश्चन की जो लाइन है ना उन्हीं का इस्तेमाल करने की कोशिश करना अपने सब हेडिंग्स के अंदर. उसने कहा था ना, व्हाट डज एथिक्स सीक टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ. इन ह्यूमन लाइफ एथिक्स सीक क्या? टू रेगुलेट डायरेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड प्रोवाइड फर्म कैरेक्टर एंड राइट ओरिएंटेशन टू वंस एग्जिस्टेंस. टू प्रोवाइड अ कोड ऑफ कंडक्ट दैट वी एक्सपेक्ट ऑफ अदर्स एंड फ्रॉम आवरसेल्व्स. इट प्रिस्क्राइब्स व्हाट humans ought to do in terms of duties, rights and obligations and the benefits of society. 3 पॉइंट हो गए. चौथा पॉइंट है 5 लिख, मैंने कहा था 5 का एम करो, बट कुछ जगह पर आपको नहीं समझ में आएगा तो कम से कम 4 तो लिखो. टू प्रोवाइड बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल जजमेंट स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू एंड्स एंड मीन्स. एंड्स का मतलब हो गया आपका गोल जहाँ पहुँचना है, और मीन्स का मतलब किस जरिया, तरीका क्या होगा. दस एथिक्स इज टू हेल्प वन टू फाइंड व्हाट इज गुड एंड हाउ टू गेट इट. फिर गुड ऑफ सोल, फर्म कैरेक्टर, वैल्यू बेस्ड लाइफ, रिस्पॉन्सिव एडमिन, सोसाइटियल गुड, ट्रांसपेरेंसी. आप लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे ना तो मैंने जितने भी 2013 के क्वेश्चंस किए थे ना, 14 क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, उसमें से तकरीबन 12 के अंदर इस तरह के फ्लो चार्ट कहीं ना कहीं डालने की कोशिश की थी टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर कि देखो भाई साहब हमको बहुत कुछ पता है. फिर इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में. सब हेडिंग्स को कैपिटल में डालो, बॉक्स में डालो. एज कोटेड बाय सेकंड ARC. सेकंड ARC क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है. एक फर्स्ट ARC आया था, सेकंड ARC आया था. तो कमीशन था जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म करने की बात की गई थी. तो उन्होंने गवर्नेंस को लेकर के बहुत सारे रिपोर्ट्स बनाई थी. तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अब इसके समरी मिल जाती है आप लोगों को, तो आप वो पढ़ सकते हैं. तो सेकंड ARC में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया था. टू प्रोवाइड ह्यूमन टच एंड द वैल्यू बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन. इससे क्या होगा? लव एंड कंपैशन. टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी इन लेटर एंड स्पिरिट, मतलब टू वीड आउट करप्शन. इसे बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट का तरीका. तो देयर इज अ कॉज, उसका इफेक्ट क्या होगा? करप्शन निकल जाएगा. फाउंडेशनल एथिक्स वैल्यूज इंश्योर करेंगे तो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ एफिशिएंसी आएंगे, इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी आएगी. हेंस एथिक्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन. हल्का सा एक कंक्लूजन दे दिया छोटा सा, बस फिनिश कर दिया. तो द मोमेंट आप क्वेश्चन की जो लाइन थी ना वो क्या थी, देखो ह्यूमन लाइफ को लेकर के और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा रही थी. जब आप एंडिंग में सेम वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, अब यहाँ पर भी अगर मैं पब्लिक भी लिख देता ना तो और भी बेटर होता. हाउ हेंस एथिक्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. द मोमेंट आप ये सेम कीवर्ड यूज़ करते हो ना तो एग्जामिनर के दिमाग में ना वो स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली बन जाता है, उसको फर्स्ट लाइन सडनली याद आ जाती है. तो ही सेज कि ओके द स्टूडेंट इज स्टिल इन लाइन विद द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ही इज नॉट गोइंग अवे फ्रॉम इट. इसलिए यही होते हैं छोटे छोटे हैक्स आंसर राइटिंग के. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है. 2 का पार्ट नंबर A है. हर दिन हम लोग 2 क्वेश्चंस करेंगे. तो स्टेटमेंट दिया गया है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिफेंस सर्विसेज पेट्रियटिज्म डिमांड्स रेडीनेस टू इवन ले डाउन वंस लाइफ इन प्रोटेक्टिंग द नेशन. ओके फाइन. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डज पेट्रियटिज्म इम्प्लाई इन एवरीडे सिविल लाइफ? एक्सप्लेन विद इलस्ट्रेशंस एंड जस्टिफाई योर आंसर. द मोमेंट ही सेज इलस्ट्रेशंस ही इज आस्किंग फॉर एग्जाम्पल्स. ठीक है, 150 शब्द है, 10 नंबर का है, यानी कि आपको 2 पेजेस दिए जाएंगे. क्वेश्चन में ये जो टॉपिक है ना ये आपका प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस की तरफ से निकल के आता है. फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को. उसने कहा कि डिफेंस सर्विसेज के अंदर जो पेट्रियटिज्म होता है ना उसमें आपको एक तरह की रेडीनेस चाहिए होती है, यानी कि आपको नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो आप दे सकते हो. तो आपके अकॉर्डिंगली उसने पूछा कि पेट्रियटिज्म जो है ना वो सिविल लाइफ में क्या होगा. तो आप देखो कि डिफेंस के अंदर एक पेट्रियटिज्म उसने बता दिया है, वो आपसे पूछ रहा है सिविल लाइफ का पेट्रियटिज्म क्या होगा, और आपको कह रहा है कि आप इलस्ट्रेशंस के साथ बताओ. अगेन ट्राई टू एम फॉर 6, 5, 3. ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं. पहले हम लोग पेट्रियटिज्म को डिफाइन करेंगे, तो जो डेफिनेशन देनी है उसको बॉक्स में डाल दो. पेट्रियटिज्म रेफर्स टू लव फॉर वंस कंट्री. नेशनल वैल्यूज एनकरेज अ पर्सन टू इम्बाइब द फीलिंग्स ऑफ पेट्रियटिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन. फंडामेंटल ड्यूटीज रिफ्लेक्ट वैल्यूज लाइक पेट्रियटिज्म एंड अपहोल्डिंग द नेशनल प्राइड. सिंपल सा इंट्रोडक्शन दे दिया. Patriotism in context of defense services drives one to even lay his or her own life
टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सी, यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश करो। जो भी आपको स्टेटमेंट दिया होता है ना, आपको हमेशा उस स्टेटमेंट को ज़रूर मेंशन करना होगा, कुछ ना कुछ उसके बारे में। सिंस ये क्वेश्चन 10 नंबर का है, आपको 2 ही पेज दिए गए हैं और उसने बहुत कुछ डिटेल में आगे भी पूछा हुआ है, तो आप एटलीस्ट एक लाइन के अंदर ना उसमें कुछ तो पॉइंट ऐड करो। तो हमने क्या किया, हमने ये सोचा कि यार इस सेंटेंस को रिपीट करते हैं और इसमें हम लोग रिपीट करेंगे तो रिपीटिशन भी हो जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। क्या ट्विस्ट किया कि पैट्रियोटिज्म इन कंटेक्स्ट ऑफ डिफेंस सर्विसेज ड्राइव्स वन टू इवन ले डाउन हिज और हर लाइफ टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। उसने कहा था प्रोटेक्टिंग द नेशन, हमने कहा कि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इसको बोलते हैं स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन के स्टेटमेंट को भी एड्रेस कर देना, रिपीटिशन को भी अवॉइड कर देना। राइट, तो हेयर पैट्रियोटिज्म इज नॉट ओनली डीपली इनग्रेन्ड बट ऑल्सो ड्रिवन बाय डिओन्टोलॉजिकल ड्यूटी। हम लोगों ने एथिकल थ्योरी की भी बात कर दी। डिओन्टोलॉजिकल मतलब राइट और रॉन्ग। डिओन्टोलॉजी, टेलियोलॉजी आप पढ़ोगे अपने एथिक्स के सिलेबस में। मैं सिर्फ क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करा रहा हूँ, टॉपिक डिटेल में पढ़ने गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर उसने मुझसे क्या पूछा कि पैट्रियोटिज्म इन एवरीडे सिविल लाइफ। अब देखो यहाँ पर पैट्रियोटिज्म इन एवरीडे सिविल लाइफ, उन्हीं कीवर्ड्स को रखो सब हेडिंग के अंदर, ताकि एग्जामिनर को बार बार वो क्वेश्चन दिमाग में रहे। पहले, एक्सप्रेसिंग प्राइड इन आवर नेशन इज एन एक्ट ऑफ पैट्रियोटिज्म एज पर द संथानम कमिटी। पैट्रियोटिज्म शैल हैव अ प्रॉपर प्लेस इन द एम्बिशंस ऑफ यूथ। अब देखो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं यहाँ पर, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की, हमने डिओन्टोलॉजी की बात की, हम लोगों ने संथानम कमेटी की बात की। ये संथानम कमेटी, कुछ लोग इसको सनातन कमेटी बोल देते हैं, संथानम कमेटी है ये। देन आगे चलते हैं। शोइंग लव एंड कंपैशन फॉर द कंट्री बाय केयरिंग फॉर सिटीजन्स, अपहोल्डिंग प्रिंसिपल्स ऑन विच कंट्री वॉज बिल्ट, जैसे कि इम्बाइबिंग यूनिटी एंड ब्रदरहुड, डूइंग आर ड्यूटीज द नेशन, पेइंग टैक्सेस एंड वोटिंग। अब आप लोगों को लगेगा कि यार ये टैक्स पे करना तो हमारी ड्यूटी होते ही नहीं है। हम लोगों ने तो जो पॉलिटी में पढ़ा था कि जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने कहा था कि टैक्स पे करना को ड्यूटी बना दो, लेकिन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। तो यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी की बात नहीं की जा रही है। हमारी एक जिम्मेदारी तो है ना, ड्यूटी तो है ना हमारी कि हम लोगों को अपने टैक्स पे करने चाहिए। टैक्स पे करेंगे तभी तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा ना हमारे वेलफेयर के लिए। तो इन चीज़ों को पर ना बहुत टू मच लॉजिक में मत चले जाना, क्योंकि हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटी नहीं लिखा है, हम लोगों ने सिंपल ड्यूटी लिखा है। प्रमोटिंग कलेक्टिव गुड ऑफ कंट्री एंड सोसाइटी, दैट मीन्स नॉट एडिंग टू पॉल्यूशन। देखो ना, हम लोगों ने बात की थी ना 6, 5, 3, 3 डायमेंशन तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ड्यूटीज़ में टैक्सिंग, वोटिंग, लव, कंपैशन, ब्रदरहुड, हिस्टोरिकल, है ना, एनवायरनमेंट, कई डायमेंशन टच किए गए हैं। 7th, एक्सप्रेसिंग सपोर्ट फॉर आवर ट्रूप्स एंड स्टैंडिंग इन सॉलिडारिटी, डिफेंस वाला कॉर्नर भी यूज़ कर लिया। विद दैम इज ए पेट्रियोटिक एक्ट। तो ड्यूटीज़, सर्विस एंड एम्बिशन, हाउ, पेट्रियोटिज्म, व्हाट, लव फॉर कंट्री, प्राइड एंड नेशनल वैल्यूज़। फ्लो चार्ट है, याद कर लेना, दोबारा टॉपिक आएगा तो इस्तेमाल कर लेना। लर्निंग फ्रॉम द लाइव्स ऑफ लीडर्स लाइक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद जी, गांधी जी shows how patriotism finds application in one's personal and professional life। कंक्लूजन में हम लोग एंडिंग कर दी और हमारे कीवर्ड्स भी इस्तेमाल कर लिए और नए थिंकर्स के नाम को भी ऐड कर दिया। तो थोड़ी सी स्मार्टनेस, थोड़ी सी प्रैक्टिस एंड यू विल बी एबल टू डू वंडरफुल। ओके, क्वेश्चन 2 का बी पार्ट है हमारे पास। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉबिटी इन पब्लिक लाइफ? व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन प्रैक्टिसिंग इट इन प्रेजेंट टाइम्स? हाउ कैन दीज डिफिकल्टीज बी ओवरकम? उसने कई चीज़ें पूछ ली हैं, सबको एड्रेस करेंगे। पहले वो पूछ रहा है कि प्रॉबिटी के बारे में क्या समझते हो भी पब्लिक लाइफ के अंदर। तो हम लोग पहले प्रॉबिटी को डिफाइन करेंगे, फिर प्रॉबिटी इन पब्लिक लाइफ को डिफाइन करेंगे। ये भी हमारा जो पिछला क्वेश्चन था ना, प्रॉबिटी इन गवर्नेंस, ये वाला टॉपिक भी वहीं से आता है। फिर उसने कहा था कि क्या डिफिकल्टीज हैं इसको प्रेजेंट टाइम में प्रैक्टिस करने में। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। लेकिन हमारे लिए थर्ड पार्ट बन गया, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने प्रॉबिटी को डिफाइन किया, सेकंड में हमने बताया प्रॉबिटी इन पब्लिक लाइफ, थर्ड में हमने बताया डिफिकल्टीज, फोर्थ में हम लोग बताएंगे हाउ टू ओवरकम दीज डिफिकल्टीज। ट्राई टू ब्रेक द क्वेश्चन, रीड इट 2 to 3 टाइम्स, ब्रेक द क्वेश्चन, तो ताकि आपको पता चले कि स्टेज स्ट्रक्चर में करना क्या है। लेट अस स्टार्ट। प्रॉबिटी को डिफाइन कर देते हैं। प्रॉबिटी का मतलब हो गया सिंपल, प्रॉबिटी या फिर जो प्रोसीजरल इंटीग्रिटी होता है इज लाइक रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच दैट इज कंसर्न विद प्रोसीजर, प्रोसेस एंड सिस्टम। Probity in public life, evidence of ethical behavior, complete and confirmed integrity, uprightness, honesty. It is also considered as being incorruptible. In public service, maintaining probity involves more than simply avoiding dishonest conduct. Fifth, involves applying values such as impartiality, accountability and transparency. फिर एक एग्जाम्पल दे दिया। Officials must not make improper use of their position and must not accept gifts or benefits from any potential suppliers। ठीक है, क्वेश्चन का ये वाला पार्ट एड्रेस कर दिया विद एग्जाम्पल, विद डेफिनेशन, और हम लोगों ने 5 पॉइंट्स भी लिख दिए। हेडिंग को हम लोगों ने, सब हेडिंग को हम लोगों ने कैपिटल में लिखा और बॉक्स में भी डाल दिया। मूविंग अहेड, उसने कहा डिफिकल्टीज क्या होती हैं। डिफिकल्टीज इन प्रैक्टिसिंग इन द प्रेजेंट टाइम।
अगेन ध्यान रखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को बहुत तरीके से सब हेडिंग में डालो ताकि स्ट्रक्चर बना रहे। हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स की कमी, एब्सेंस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स फॉर द पब्लिक सर्वेंट्स एंड द आर्केइक कॉन्डक्ट कोड, पुराना है हमारा कंडक्ट का जो कोड है। लैक ऑफ एथिक्स इन द इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी एंड इंक्रीज एवेन्यूज ऑफ करप्शन, probity needs effective laws and implementation of laws, increased conflict of interest, personal interest given undue importance। फिर हम लोगों ने उसी चीज़ को फ्लो चार्ट में प्रेजेंट किया। प्रॉबिटी से इंटीग्रिटी प्लस ऑनेस्टी प्लस अकाउंटेबिलिटी बनती है, जिसके कारण एथिकल गवर्नमेंट होती है, करप्शन भी नहीं होता और कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं होता। फिर उसने कहा कि ये प्रॉब्लम तो आपने बता दी, ओवरकम कैसे करोगे? फिर 5 पॉइंट लिख देते हैं। फॉर्मुलेट करेंगे कोड ऑफ एथिक्स। अभी पता है क्या है, ये वही चीज़ है आपके जो जीएस के 1, 2 और 3 जो सब्जेक्ट्स हैं ना, उसमें आता है ना इश्यूज़ बताओ, फिर वे फॉरवर्ड बताओ। ये वही है, ये हमारे इश्यूज़ हैं और इन्हीं का वे फॉरवर्ड बताना है। तो हम लोगों ने इश्यूज़ से ही हम लोग वे फॉरवर्ड कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने ऊपर कहा कोड ऑफ एथिक्स नहीं तो कह देंगे फॉर्मुलेट करो कोड ऑफ एथिक्स। हमने ऊपर बताया ना इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, तो नीचे हमने कहा आरटीआई इम्प्लीमेंटेशन कर दो, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। फिर हमको आयरन आउट करने कुछ इश्यूज़ है बॉडीज़ के साथ, जैसे कि सीवीसी का, सीबीआई का, कैग का, उनको ख़त्म कर देंगे। सिटीजन चार्टर की प्रॉब्लम थी, वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो एवरीडे हर एक पब्लिक ऑफिस में सिटीजन चार्टर आप लोग गवर्नेंस में भी पढ़ोगे, GS 2 में भी पढ़ते हो आप लोग ही, और ये GS 4 में भी पढ़ना पड़ता है। और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिन लोगों का वो होता है ना ऑप्शन, उनको भी पढ़ना पड़ता है। फिर जो वर्क कल्चर में होगा पब्लिक स्पेसेस, उसको हम लोग एथिक्स से गवर्न कर देंगे। ऐसे कर देंगे तो हमारी सारी डिफिकल्टीज़ को हम लोग एड्रेस कर देंगे। तो देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू रिफाइन द एक्ट्स लाइक द POCA, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, एंड इंश्योर फेयर एंड द फास्ट ट्रायल ऑफ करप्शन केसेस। बस फिनिश। सिंपल तरीका है, कुछ खास डिफिकल्ट तो नहीं है। तो कल हम लोग ये 2 क्वेश्चन करेंगे, 3rd का A और 3rd का B, 4th का A और 4th का B। तो 10-10 नंबर के हैं। तो देखो एक दिन के अंदर हम लोग 40-40 नंबर के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन में जैसे 3rd क्वेश्चन होगा उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन बन के आएगा, कुछ में 2 पार्ट बन के आ जाते हैं। बट हमारा इंटेंशन ये है कि अगर 14 क्वेश्चन आते हैं तो एक सप्ताह के अंदर 1 वीक में 2-2 क्वेश्चन करके इनको हम कंप्लीट कर देंगे। दैट्स आवर इंटेंशन। कुछ पेपर में ऊपर नीचे हो जाते हैं क्वेश्चन, 6-7 की 7 की जगह 8, 8 की जगह 9 ऐसे हो जाते हैं, वो भी हम लोग देख लेंगे। बट हमारी इंटेंशन है कि दिन में 2 क्वेश्चन पक्का सॉल्व करेंगे। प्लीज़ इनको देख करके आप लोग नोट डाउन करते रहो साथ साथ। PDF मैं इसकी शेयर नहीं करता हूँ, और PDF शेयर कर दूंगा तो आप लोग बस बैठ के PDF स्टोर कर लोगे, लिखोगे नहीं। साथ साथ में लिखते चलोगे देख करके, तो आपके लिए चीज़ें और आसान हो जाएंगी। आपको आदत बनी रहेगी लिखने की, और साथ में समझते हुए भी चलोगे। कुछ साइड में जो पॉइंट्स बताते रहता हूँ 653 करके, ये ऐसे होता है वो ऐसे, तो उनको नोट डाउन करते रहा करो। जैसे मैंने बताया था ना कि ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, कहाँ गया वो, ये रहा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने आप लोगों को आज बताया कि कैसे इसी को ट्विस्ट करके आप लोग कुछ नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा एक वर्ड ऐड कर दिया, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी, ये फ्रेज़ ऐड करते इसकी वैल्यू बढ़ गई। तो बस सीखते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, और मुझे फीडबैक देते चलिए। मुझे फीडबैक मिलते रहेंगे तो मैं काफ़ी कुछ कर पाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट स्टिल थैंक्स अ लॉट।